अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हम पॉइंट क्लास को डिस्कस कर रहे थे। एक हमने पॉइंट की क्लास बनाई थी और मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने एक पार्ट खुद से सॉल्व करना है। वो क्या था कि अगर पॉइंट हमें ये चेक करना हो कि किसी लाइन पर लाई कर रहा है या नहीं, तो आप लोगों ने उसको ट्राई करना था। किसी ने ट्राई किया? हाँ भैया अरसलान। और कोई? चलें तो देखें ज़रा यहाँ पे हमने क्या किया था। ये हमने क्लास पॉइंट की एक क्लास बनाई थी जिसका नाम पॉइंट रखा था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने दो एट्रीब्यूट्स डिफ़ाइन कर दिए थे, ठीक है। एक को एक्स बोला था, दूसरे को वाई बोला था। पॉइंट्स जब बोल रहे हैं तो थोड़ा ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट अपने माइंड में लेकर आए कि एक्स को वाई करके लिखा जाता था। तो हमने क्या किया, इस तरीके से दो एट्रीब्यूट्स यहाँ पे डिफ़ाइन कर लिया या दो एट्रीब्यूट्स यहाँ पे सेव करवा लिया ऑब्जेक्ट के लिहाज से। फिर हमने एक स्ट्रिंग मेथड इंप्लीमेंट किया, क्यों? ताकि हमारा पॉइंट दिख सके कि भाई वो सॉरी किस तरीके का दिखता है, सही है। हमने उसके लिए मेथड इंप्लीमेंट किया था। फिर हमने एक और मेथड लिखा था कैलकुलेट डिस्टेंस का, जिसमें हमें वो दो पॉइंट्स का डिस्टेंस बताता था। और फिर हमने क्या किया था, लास्ट में डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन को कैलकुलेट किया था। अब हमारा जो क्वेश्चन था उसका लास्ट पॉइंट क्या था कि अ यूज़र कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन अ गिवन 2D पॉइंट एंड अ गिवन लाइन। सॉरी ये वाला नहीं, सेकंड लास्ट है। अ यूज़र कैन चेक इफ़ अ पॉइंट लाइज ऑन अ गिवन लाइन, कि अगर हमारे पास एक लाइन है और मुझे चेक करना है कि मेरा जो कोई भी रैंडम पॉइंट है वो मेरी लाइन पे लाई करता है या नहीं, तो हमें इसकी लॉजिक इंप्लीमेंट करनी है, सही। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, हिंट दी थी मैंने कि क्या होगा, आप एक लाइन की क्लास बना लेंगे और उसमें क्या करेंगे, तीन कॉन्स्टेंट्स अपने पास रख लेंगे। कौन कौन से थे? ए बी सी, ठीक है। तो ज़रा इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। मैंने बोला क्लास और इसको नाम दे दिया लाइन, ठीक है। और क्या करना होगा, मुझे तीन कॉन्स्टेंट्स को यहाँ पे मुझे यूज़र से इनपुट में लेना है, ठीक है। पॉइंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हम क्या कर रहे होंगे, जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको हम यूज़र से ले लेंगे। तो कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे, सबसे पहले डेफ लिखेंगे, इनिट लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सेल्फ लिखेंगे। और हमने उनको क्या कहा था, ए बी सी होते हैं। हम उनको यूजुअली क्या बोल होते हैं, ए बी सी बोल रहे होते हैं। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, ठीक है। तो एक्स और वाई समझिएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये क्या होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। तो ज़रा देखें, ए बी सी ये कॉन्स्टेंट्स हैं, एक्स और वाई क्या होंगे, हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे, या पॉइंट होगा वो एक्चुअली। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, इसी तरीके से यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी और सी। और मैं नीचे के क्या नीचे जाकर किस तरह लिखूँगा इसको, सेल्फ डॉट ए करके इक्वल्स टू ए, ये मेरा सी हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरा हो जाएगा बी, ठीक है। तो हमने क्या किया, जब यूज़र हमारे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा होगा उसी टाइम पे हमें उसने हमें ये वाली वैल्यूज़ देनी होंगी, सही है। अच्छा, हमने उससे तीन वैल्यूज़ ले ली, उसको सेव करवा दिया। अब हम क्या करेंगे सॉरी, अब हम क्या करेंगे, अब एक मेथड बनाएंगे और मेथड बना के क्या चेक करेंगे, वही लॉजिक जो हमने अभी डिस्कस करी है कि पॉइंट हमारा लाइन पे लाई करता है नहीं लाई करता। इसके लिए मेथड बनाएंगे हम, सही है। नॉर्मल मेथड बनेगा, कोई इसके लिए मैजिकल मेथड मौजूद नहीं है, हम इसके लिए नॉर्मल मेथड बना रहे होंगे। तो क्या लिखूँगा मैं, डेफ लिखूँगा, ठीक है। और इसको कोई नाम दे दूँगा, क्या बोले नाम इसका, पॉइंट ऑन लाइन बोल देते हैं सिंपली, ठीक है। पॉइंट ऑन लाइन, और यहाँ पे क्या लिखा मैंने, सेल्फ लिखा, ठीक है। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ, कॉलन लगाया और आगे गया, ठीक है। अब क्या होगा, जब इमेजिन करें जब यूज़र आएगा, मैं फिलहाल इसको पास लिख देता हूँ। जब यूज़र आया, यूज़र ने क्या किया, L1 एक लाइन बनाई, ठीक है, एक लाइन का ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें उसने लेट से हमें दिया 2 3 4, सही है। ए बी सी की वैल्यू क्या दी उसने, 2 3 4, सही है। तो इससे क्या होगा, हमारा L1 का मतलब ये लाइन क्लास का ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा, सही है। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या करना होगा, उसने तो क्या करना है, उसने तो इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के बाद चेक करना है कि इस लाइन पर जिसकी ये ए बी सी की वैल्यूज़ हैं, तो हमारा कोई एक रैंडम पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई करेगा नहीं करेगा, उसने ये चेक करना है। तो क्या करेगा, हमारे इस मेथड को कॉल करेगा जो हमने क्या बनाया है, पॉइंट ऑन लाइन बोलकर बनाया है। तो अगर मैं इसको लिखूँ L1 डॉट पॉइंट ऑन लाइन, ठीक है,
तो अब ज़रा सोच के बताएं मुझे यहाँ पे क्या पास करना पड़ रहा होगा, मुझे यहाँ पे क्या चीज़ और देनी पड़ रही होगी। भाई मैं यहाँ जब मैं इस तरह मेथड को कॉल करूँगा, ठीक है, मेथड को यूज़ करूँगा, तो मुझे डेटा भी तो भेजना पड़ेगा ना। कौन सा डेटा भेजना पड़ेगा मुझे? पॉइंट का। एग्जैक्टली किसका भेजना पड़ेगा? पॉइंट का, एक्स और वाई का। बिल्कुल समझ रहे हैं बात को। देखें सॉरी, L1 आपके पास आर्ग्यूमेंट बन के जाएगा, किसके अंदर? सेल्फ के अंदर जाएगा। लेकिन अभी तक हमारे पास वो डेटा मौजूद नहीं है जिसको मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगा एक्स और वाई की जगह पर। मेरी बात समझ रहे हैं? तो मतलब यूज़र को यहाँ पे एक और आर्ग्यूमेंट देना पड़ रहा होगा। ये बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? तो मुझे यहाँ पर लेट से मैंने ऊपर एक पॉइंट का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है P1, तो अगर मैं इसको P1 पास करूँ यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट को पास करूँ P1 ऑब्जेक्ट को पास करूँ, तो भाई मुझे ऊपर एक और पैरामीटर डिफाइन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ रहा होगा? करना पड़ रहा होगा ना। समझ रहे मेरी बात को? तो यहाँ पर क्या बोलूँ मैं इसको? सिंपल P बोल दूँ इसको मैं, या पॉइंट लिख दें? ठीक है, अगर मैं इसको पॉइंट भी लिखूँगा तो जब भी चलेगा ये। हाँ, ये नहीं लिखिएगा, बस ये वाला नहीं लिखिएगा कैपिटल P के साथ, क्योंकि क्या है, हम ऑलरेडी इसको एक क्लास का नाम दे चुके हैं। तो स्मॉल p के साथ आप पॉइंट लिखते हैं या कुछ और लिखते हैं, जब भी वो काम करेगा। तो आप समझिएगा, जब यूज़र यहाँ से हमें ऑब्जेक्ट भेज रहा होगा, उसका डेटा मुझे कहाँ मिल रहा होगा भाई? सॉरी, उसका डेटा मुझे पॉइंट पैरामीटर में मिल रहा होगा। ठीक है, तो अब क्या करूँ मैं? क्या मैं अपनी इक्वेशन को इस तरह लिख सकता हूँ? ज़रा सोच के बताएं। ये मेरा ए है, क्या है मेरा? ए। लेकिन मेरे पास क्लास के अंदर किस तरह मैंने इसको सेव किया है? ए को सेल्फ डॉट ए बोलकर सेव किया है। ठीक है, तो मैंने इसका नाम रखा हुआ है सेल्फ डॉट ए, मतलब सेल्फ डॉट ए इसको इस तरह सेव किया हुआ है। क्या बोलूँगा? टाइम्स, और किससे मल्टीप्लाई करवाऊँगा इसको मैं? पॉइंट से, या कुछ और आगे भी आना चाहिए? पॉइंट डॉट एक्स। एग्जैक्टली, समझे बात को? देखें, पॉइंट आपका यहाँ पर सिंपल पॉइंट नहीं है, पॉइंट आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। पॉइंट क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट है। ज़रा ऊपर वाली क्लास को देखें ज़रा, पॉइंट के अंदर, ठीक है, पॉइंट के अंदर, सही है, क्या है हमारे पास? कितने एट्रीब्यूट्स मौजूद है भाई? 2 मौजूद हैं, एक्स और वाई। और आपको मालूम है कि जब हम ऑब्जेक्ट बना लें इस तरीके से, और उसके बाद अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि अगर मैं बोलता हूँ P1 डॉट एक्स, तो क्या ख्याल है इसका? मुझे डेटा मिलता था नहीं मिलता था? मिला करता था। ठीक है, अभी चले मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। लेट से इसको हमने रन किया, इसको एग्जीक्यूट किया, और अब अगर मैं कहता हूँ मैं इसको लिखता हूँ P1 डॉट एक्स, तो मुझे क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। समझ रहे हैं? तो अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है, आप ऑब्जेक्ट से उसके एट्रीब्यूट्स का डेटा निकालने के लिए क्या करते हैं? डॉट करके उसका नाम लिख देते हैं एट्रीब्यूट का। सही है? तो समझे बात को कि भाई आपका जो पॉइंट है ना, सिंपल पैरामीटर नहीं है। ये पैरामीटर किस तरह का है? इसमें ऑब्जेक्ट रिसीव हो रहा है हमारे पास। ठीक है, तो अगर मुझे उस ऑब्जेक्ट का डेटा निकालना है तो मैं किस तरह लिखूंगा इसको? पॉइंट डॉट एक्स बोलूँगा। समझ रहे हैं बात को? फिर क्या लिखूंगा? प्लस लिखूंगा, उसके बाद सेल्फ डॉट बी टाइम्स और पॉइंट डॉट वाई, ठीक है, और प्लस सेल्फ डॉट सी। ठीक है, जरा जल्दी से मैच करें। ए एक्स था, इसको हमने किस तरह लिखा? सेल्फ डॉट ए टाइम्स पॉइंट डॉट एक्स। सेल्फ बी वाई था, बी टाइम्स वाई, इसको किस तरह लिखा? सेल्फ डॉट बी टाइम्स पॉइंट डॉट वाई। और सेल्फ डॉट सी लिखा, वो सिंपल है आपका, तो उसको सिंपल सेल्फ डॉट सी लिखा। क्या किया? इक्वल्स टू 0। अच्छा, हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं? एक्चुअली कंडीशन चेक कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया? मैंने यहाँ पे लिखा इफ़, सही है, कि अगर हमारे पास ये पूरी चीज़ कैलकुलेशन हो जाने के बाद अगर ये चीज़ बराबर आ जाए किसके? 0 के, तो मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवा दूँगा, रिटर्न करवा दूँगा, पॉइंट लाइज ऑन द लाइन। सही है, तो हम क्या बता देंगे कि भाई हाँ, आपका पॉइंट जो है वो लाइन पर लाई कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? और अगर नहीं होगा तो उसका अपोजिट दिखा देंगे मैसेज। अच्छा, इसकी इंडेंटेशन सही कर देते हैं। ठीक है भाई, तो हमने क्या किया? एक सिंपल सा मेथड इंप्लीमेंट कर दिया। यहाँ तक क्लियर हो रही है बात को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम। सही है, इसको एग्जीक्यूट किया, और लेट से कि मैं क्या कर रहा हूँ? मैं उसी L1 वाले ऑब्जेक्ट की मदद से मैं इस मेथड को कॉल कर रहा हूँ, पॉइंट ऑन लाइन को, और इसमें क्या भेज रहा हूँ मैं? P1 भेज रहा हूँ। P1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे पास? 3,4 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ज़रा चेक करते हैं कि हमारा ये जो 3,4 है, ठीक है, 3,4 जो एक पॉइंट है, वो हमारी अभी इक्वेशन क्या बनी है हमारी? कोई बताएगा? इन
इन जब मैंने आर्ग्यूमेंट्स को पास किया तो मेरी इक्वेशन कुछ इस तरह बन रही होगी ना भाई, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये मेरी इक्वेशन बन रही होगी, सही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैंने ये वाले आर्ग्यूमेंट्स भेजे, इससे मेरी इक्वेशन बन गई लाइन के अंदर, और फिर मैं उसमें क्या पास कर रहा हूँ, P1 को पास कर रहा हूँ इस तरीके से। तो P1 क्या होगा, इस x और y की जगह जाकर रिप्लेस होगा, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होगी, सिंप्लीफिकेशन होगी, और आउटपुट हमें देखने को मिलेगा कि भाई पॉइंट लाइज ऑन द लाइन या नॉट ऑन द लाइन। एग्जीक्यूट करते हैं ज़रा। तो क्या बोल रहा है भाई, पॉइंट इज़ नॉट ऑन द लाइन, कि हमारे जो अभी करंट कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारी इस लाइन पे लाई नहीं कर रहे, ठीक है। तो आप लोग क्या करिएगा, इसको जाके खुद से कोई ऐसी इक्वेशन निकाल लीजिएगा, खासतौर पर वो लोग जो फर्स्ट ईयर में हैं तो उनको थोड़ा सा अच्छे से स्कोर क्लियर हो जाएगा कि वो कोई ऐसी इक्वेशन निकालें, और चूँकि इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स के अंदर, वो कोई पॉइंट निकालें और जाके प्रॉपर इसको चेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अगर पॉइंट लाइन पर लाई कर रहा हुआ तो आपको फिर ये वाला रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, ठीक है। फिलहाल मेरे माइंड में इस तरह के कोऑर्डिनेट्स और आर्ग्यूमेंट्स नहीं हैं लाइन वाले कि वो हमारे क्या हों, इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हों। मेरी बात समझ रहे हैं। कोड आपका कंप्लीट है लेकिन वो मेरे फिलहाल माइंड में वो वाले कोऑर्डिनेट्स मौजूद नहीं है, तो आप लोग इसको ट्राई करिएगा। यहाँ तक बताएं, यहाँ तक क्लियर हो गई ये चीज़, ठीक है। लास्ट हमारा पार्ट है, लास्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि अ यूज़र कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन अ गिवन 2D पॉइंट एंड अ गिवन लाइन, ठीक है। अब सिनेरियो किस तरीके का है कि भाई आपके पास एक लाइन है, आपके पास क्या है, एक लाइन है और एक पॉइंट है। तो मालूम ये करना है कि भाई उस पॉइंट का लाइन से कितना डिस्टेंस है। बताता हूँ मैं किस तरीके से। लेट्स से ये ग्राफ है, ठीक है, लाइन यहाँ कहीं लाई कर रही है, सही है, और पॉइंट हमारा यहाँ पर कहीं है, ठीक है। तो हमें मालूम करना है कि भाई इस पॉइंट का इस लाइन के साथ क्या डिस्टेंस है, ठीक है, इस लाइन के साथ क्या डिस्टेंस है, हमें ये कैलकुलेट करना है अब, सही। अच्छा, इसकी डिटेल जो है अब मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि ये जो अभी हम फॉर्मूला देखने वाले हैं, तो अब वो फॉर्मूला मेरे माइंड में नहीं है फिलहाल मैथमेटिकली, कि वो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ला कर देता है या कोई भी रैंडम डिस्टेंस ला के दे देता है। देखिए मेरी बात को समझें, आपके पास लेट से एक ये लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब लेट से एक पॉइंट यहाँ पर मौजूद है, तो एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, हम इसको जरा सर्च कर लेते हैं। क्या है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन, ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। क्या होता है, ax1 प्लस by1 प्लस c ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला है डिस्टेंस का, जो हमें पॉइंट और लाइन के दरमियान का रिलेशन बताता है। हाँ देखें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता रहा है, क्या बता रहा है ये, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता रहा है, मतलब कोई भी रैंडम डिस्टेंस लाके नहीं देने वाला। ये क्या करेगा मैं बताता हूँ। देखें, लेट्स मेरा पॉइंट यहाँ पर है ना, तो आप लोग मुझे सोचिए बताएं, क्या मुझे ये वाला डिस्टेंस मिलने वाला है, या ये वाला डिस्टेंस मिलने वाला है, ये वाला मिलने वाला है, या ये वाला डिस्टेंस मिलने वाला है, कौन सा वाला डिस्टेंस मिलने वाला है मुझे जी, 1 2 3 4, ये वाला डिस्टेंस मिलेगा, 4 वाला नहीं 2 वाला मिलेगा। देखें परपेंडिकुलर क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर आपके पास 90 डिग्री को बोलते हैं, एक मतलब एक ऐसी लाइन जो क्या कर रही हो, हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री बना रही हो, ठीक है, वो आपकी परपेंडिकुलर होती है। तो मुझे बताएं, अगर आप लोगों ने राइट एंगल ट्राइंगल थोड़ा माइंड में आप लोगों के, तो किस तरह से बन रही होती है, वो इस तरीके से बन रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है आपका, ये 90 डिग्री बन रहा होता है, तो इस लाइन को हम क्या बोल रहे होते हैं, परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। तो आपके पास वो ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाकर देने वाला है, सही है। तो अगर मैं आपको ग्राफिकली दोबारा दिखाऊं, तो अगर ये लाइन है और मेरा पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है, तो क्या होने वाला है, वो इस लाइन के लिहाज से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाके देगा। अब अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाऊं तो मे बी के समथिंग लाइक दिस, कुछ इस तरह से बनेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। 90 डिग्री यहाँ बन रहा होगा या वहाँ बन रहा होगा, कहीं भी बने, हमें क्या मिलेगा, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलने वाला है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाके देने वाला है वाला फॉर्मूला हमें, ठीक है। तो हमें बस ये वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है लास्ट में, ठीक है। तो ए बी सी हमारी लाइन की क्लास के क्या हैं, ये एट्रीब्यूट्स हैं, और x1 y1 एक्चुअली हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, जिसको सिंपल हम x और y भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलें इंप्लीमेंट करते हैं इसको जी। सर फार्मूले से पहले जो लाइन है, फॉर्मूले से पहले लाइन, अच्छा वो जी वो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए, कि उसमें डिस्टेंस, चूँकि डिस्टेंस निकालना है ना, तो हो सकता है कोई पॉइंट कोऑर्डिनेट जो नेगेटिव आ रहा हो। लाइक अगर आपका कोऑर्डिनेट है यहाँ पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है, तो इसकी तो क्या होंगी, एक्स और वाई दोनों नेगेटिव वैल्यूज़ मिल रही होंगी हमें,
हाँ एक्स और वाई दोनों नेगेटिव मिल रही होंगी, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उन्होंने रखा हुआ है कि अंदर सिंप्लीफिकेशन तो हो जाए प्लस माइनस के हिसाब से, लेकिन एट दी एंड अगर माइनस में आंसर बन रहा है तो प्लस हो जाए, क्योंकि डिस्टेंस अब हमें कभी भी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता है। सही है, तो चलें इम्प्लीमेंट करते हैं इसको, एक और मेथड बनाते हैं और इसको नाम क्या दें भाई, डिस्टेंस फ्रॉम लाइन लिख देते हैं, ठीक है। नाम देख लीजिएगा, फिलहाल मैं डिस्टेंस लिख देता हूँ, डिस्टेंस फ्रॉम लाइन या डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन, देख लीजिएगा आप लोगों ने जो लिखना है, ठीक है। अगेन क्या किया हमने, सेल्फ लिखा, इस सेल्फ की वजह से मुझे क्या मिल रहा होगा, इस सेल्फ की वजह से मुझे क्या मिल सकता है, ये ABC मिल रहे होंगे, लेकिन मुझे क्या करना होगा, अभी हमने देखा कि हमारे पास एक सेकंड चीज़ भी है, पॉइंट भी मुझे चाहिए ना XY, तो मुझे यहाँ पे एक और पैरामीटर क्या लिखना होगा, एक मुझे यहाँ पे एक और पैरामीटर लिखना पड़ेगा जो ऑब्जेक्ट को रिसीव कर रहा होगा। तो लेट्स हम इसको दोबारा से पॉइंट ही बोल दें, या कोई और नाम रखना चाहे कोई और नाम रख दें, ठीक है। कॉलन लगाएं, आगे बढ़ें और चलें ज़रा बताएं अब क्या करना होगा मुझे। सबसे पहले मैं न्यूमरेटर वाली चीज़ को हैंडल कर लूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, न्यूमरेटर के अंदर भी मैं अंदर वाली चीज़ को लिखता हूँ AX को, तो क्या लिखना होगा मुझे, सेल्फ डॉट A टाइम्स हाँ नाइस, ठीक है, बिल्कुल इसको मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, बिल्कुल ये वाली चीज़ बन रही है आपकी, देखें गुड पॉइंट है कि ये जो आपका पास फॉर्मूला लिखा हुआ है ना AX1 + BY1 + C, एक्चुअली अगर आप लोग देखें हमारी ये क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन का लेफ्ट वाला पार्ट है, ये रहा इक्वेशन ऑफ लाइन का लेफ्ट वाला पार्ट है, उन्होंने उसको AX1 बोला हुआ है, हम सिंपल इसको AX बोलेंगे क्योंकि हमारा फिलहाल एक ही पॉइंट है। BY1 बोला हुआ है तो हम इसको सिंपल हमने BY बोला हुआ है, और C लिखा हुआ है इन्होंने तो हमारे पास वो C मौजूद है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस लेफ्ट वाले पार्ट को एज इट इज़ लिख सकते हैं अपने फॉर्मूले के न्यूमरेटर वाले पार्ट को हैंडल करने के लिए। अच्छा, तो हमारे पास क्या हो गया, इस चीज़ से ये पूरा ऊपर वाला पार्ट आ गया, लेकिन मॉड्यूलस नहीं आया, ठीक है। मॉड्यूलस क्या करता है हमारे पास, पाइथन के अंदर इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। तो कहाँ गया, एक फंक्शन होता है हमारे पास जो हमें मॉड्यूलस निकालने में हेल्प करता है, और किस तरह लिखते हैं हम उसको, ABS, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब ABS उसको हम लिख रहे होते हैं। तो क्या हुआ, हमारा ये ऊपर वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, मतलब न्यूमरेटर हमने हैंडल कर लिया। सही है भाई, अब क्या करना होगा, बॉटम वाला पार्ट हैंडल करना है, डिनोमिनेटर को। तो क्या किस तरह लिखूँगा, जरा जल्दी से बताएं सोचकर। डिवीजन आएगा सबसे पहले, देखें ये लाइन है ना, ये लाइन किसको शो कर रही है, डिवीजन को शो कर रही है, तो डिवीजन लगा दिया। अब उसके बाद क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ A² + B²। तो हमने देखा था दो तरीके हो सकते हैं, या तो मैथ लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लें, वरना हम डबल स्टेडिस यूज़ करके 0.5 यूज़ करेंगे, तो जब भी हमारा वो स्क्वायर रूट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हैंडल हो रहा होता है, ठीक है। तो हम उसी तरीके से कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या चाहिए मुझे, A² चाहिए ना, ब्रैकेट्स के अंदर क्या चाहिए, A²। तो कहाँ पर मौजूद है मेरे पास, सेल्फ डॉट A का स्क्वायर, ठीक है, और फिर क्या है मेरे पास, प्लस सेल्फ डॉट B का स्क्वायर। सही है, अब ये हो गया डिनोमिनेटर वाला पार्ट। उसके बाद क्या करना है मुझे, इस पर स्क्वायर रूट भी लगाना है। तो मैंने क्या किया, बाहर निकला ब्रैकेट्स के, क्योंकि स्क्वायर रूट पूरे पे है ना भाई, A² B² दोनों वैल्यूज़ पे क्या मौजूद है, स्क्वायर रूट मौजूद है। तो बाहर गया मैं, और मैंने क्या किया, अब यहाँ पे वो मैंने 0.5 लिख दिया, ठीक है। समझ आया किस तरीके से हमने उसको फॉर्मूले को एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया। सही है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, जैसे इसको रिटर्न करवाना है, तो आप चाहें तो इसको किसी वेरिएबल में सेव कर लें, वरना डायरेक्ट रिटर्न करवा दें, जो आपकी मर्जी। फिलहाल हम डायरेक्ट इसको रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। और क्या हुआ, हमारा ये फॉर्मूला भी अब रेडी हो गया है। सही है, सॉरी। तो दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं इसको, दोबारा से ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम अपना, और अब क्या करते हैं, हम बोलते हैं L1 डॉट क्या मिल रहा है हमें, पॉइंट ऑन लाइन का एक मेथड मिल रहा है, इसको मैंने यूज़ किया, इसमें मैंने क्या भेजा, मुझे पॉइंट भेजना है। सही है, तो मैंने इसको सिर्फ P1 भेज दिया। क्या वैल्यू भेजी इसको मैंने, P1 की वैल्यू, मतलब P1 ऑब्जेक्ट इसको मैंने भेज दिया, एग्जीक्यूट किया। हाँ, ओ सॉरी, मैंने वाला मेथड यूज़ कर लिया गलती से, हमें तो ये वाला करना है ना, डिस्टेंस फ्रॉम लाइन को यूज़ करना है हमने, ठीक है। एग्जीक्यूट किया तो भाई हमें ये कुछ वैल्यू मिल रही है कि वो जो हमारा पॉइंट है और जो हमारी इन आर्ग्यूमेंट्स की वजह से जो लाइन फॉर्म हो रही है उसके दरमियान आपका इतना डिस्टेंस है, 6.1 यूनिट्स का उसका डिस्टेंस है, ठीक है। तो खैर
इसमें मतलब ये करवाने का पर्पज़ ये था कि भाई आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट्स बना रहे होते हैं, किस तरह क्लासेस बनाते हैं। हम ऑब्जेक्ट्स को हमने पास किए दूसरी क्लास के अंदर, ठीक है, दूसरी क्लास में हमने किस तरीके से उस ऑब्जेक्ट का डेटा एक्सेस किया, ये सारा आपको आइडिया देना था, ठीक है। तो कोई मसला है तो बताया, मैंने फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलें। अब ये थोड़े से ना फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए कुछ मैंने यहाँ पे कुछ वो लिखे हैं स्निपेट, छोटे छोटे कोड्स हैं, तो ज़रा इसको समझते हैं। हाउ ऑब्जेक्ट एक्सेस एट्रीब्यूट्स, के ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट्स हम किस तरह से एक्सेस करते हैं, सही है। तो ज़रा देखिए क्या किया हुआ है, एक पर्सन की क्लास बनाई हुई है। क्या किया हुआ है, पर्सन की क्लास बनाई हुई है, उसमें कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, उसमें हमने कितने वो रखे हुए पैरामीटर्स, दो हैं, नेम इनपुट और कंट्री इनपुट, ठीक है। मतलब हाँ सेल्फ है, लेकिन सेल्फ आपका कंपलसरी वाला होता है, मतलब वो तो लिखना ही लिखना है, ठीक है। उसके अलावा हम जो लिखते हैं ना उसकी बात कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर आपका जो हमने बात की थी मेथड आपका मेथड आपका ऑब्जेक्ट के लिए बना हुआ है, मेथड अगर आपका ऑब्जेक्ट के लिए बना हुआ है तो उसमें सेल्फ लाजमी आएगा, ठीक है। खैर, तो इसमें नेम हमारे पास और कंट्री, क्या किया हमने, वही नेम और कंट्री के अंदर एट्रीब्यूट्स बना के इसको सेव करवा दिया, और फिर हमने ग्रीड लिखा, ठीक है। ग्रीड का मेथड लिखा, सेल्फ लिखा, क्या लिखा, अगर कंट्री में पाकिस्तान हो तो उसको क्या बोलो, हेलो बोल के सेल्फ डॉट नेम को प्रिंट कर दो, ठीक है। अदरवाइज़ क्या बोल दो, इसको कुछ और बोल दो, ठीक है। अदरवाइज़ क्या करो, उसको वेलकम बोल दो। चलें एग्जीक्यूट करते हैं। ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, अच्छा मैं यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहा हूँ, क्या क्या दे रहा हूँ मैं इसको, अली और पाकिस्तान। तो अली कहाँ जाएगा, आपका नेम इनपुट में जाएगा, पाकिस्तान कहाँ जाएगा, कंट्री इनपुट में जाएगा। अच्छा एक चीज़ बताएं, ये जो आर्ग्यूमेंट्स है किस टाइप के आर्ग्यूमेंट्स है, इसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी, कि हम इन आर्ग्यूमेंट्स को क्या नाम देते हैं, पोजीशनल। हाँ नाइस, क्या बोलते हैं, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। तो मैं पहले जो चीज़ लिख रहा हूँ आपकी किस में जाएगी, नेम इनपुट में ही जाएगी, सेकंड जो लिख रहा हूँ वो किस में जाएगा, कंट्री इनपुट में ही जाकर सेव होगा, सही है। खैर एग्जीक्यूट करते हैं, और ये काम आपका हो गया। अच्छा अब क्या करना है, हमने देखना है कि भाई वैसे आप इसको समझ चुके हैं, अगर मैं लिखता हूँ P1 डॉट, तो मुझे क्या हो सकता है, P1 जब मैं डॉट करूँगा तो मैं एट्रीब्यूट्स को भी एक्सेस कर सकता हूँ और मेथड्स को भी एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन एक पॉइंट समझिएगा, पाइथन ना क्लास में जो भी कुछ लिखा हुआ है पाइथन सबको एट्रीब्यूट बोल रहा होता है, ठीक है। भले ही वो कोई सिंपल एट्रीब्यूट्स हो, हमने एट्रीब्यूट्स इसको बोला हुआ है, सिर्फ इन चीज़ों को एट्रीब्यूट्स हम बोल रहे होते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, डेफ करके जो बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, मेथड्स बोल रहे होते हैं। लेकिन पाइथन की नज़र में सारे के सारे क्या होते हैं, सब ही एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसको दिखा भी देता हूँ, मैं लेट से बोलता हूँ पॉइंट का एक क्या करो, पॉइंट ऑन लाइन मेथड को कॉल करो, सही है। मुझे बताएं क्या मेरा इस क्लास के अंदर पॉइंट ऑन लाइन मेथड मौजूद है, नहीं है ना, वो तो किस में, वो तो ऊपर हमने बनाया है। मैं बोल रहा हूँ क्या करो कि P1 मैंने बनाया, ठीक है, या इसको सिंपल P बोल देता हूँ मैं, ठीक है, PR बोल दिया मैंने पर नाम देके एक ऑब्जेक्ट बनाया पर्सन क्लास का, और मैं बोल रहा हूँ कि पर्सन क्लास से ज़रा एक काम तो करो, मुझे पॉइंट ऑन लाइन का मेथड तो कॉल करके लाके दो, ठीक है। तो ज़रा देखिएगा क्या बोल रहा है, पर क्यों डिफाइन तो किया हमने ऊपर, हाँ ठीक है, एग्जीक्यूट नहीं किया हुआ था, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, पर्सन ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट, हमारे मेथड को भी क्या बोल रहा है, वो एट्रीब्यूट बोल रहा है, ठीक है। तो खैर इन अ नटशेल हर चीज़ पाइथन के लिए क्या है, क्लास के अंदर जो मौजूद है वो एट्रीब्यूट है। लेकिन हम थोड़ा सा किसको फर्दर ना डिफरेंशिएट करने के लिए क्या बोल रहे होते हैं, एट्रीब्यूट हम स्पेसिफिकली इन चीज़ों को बोल रहे होते हैं जो कंस्ट्रक्टर में लिख रहे हैं, और जो हमारे फंक्शन की तरह हम बना रहे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मेथड्स बोलते हैं, ताकि हमें थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन आ सके कि भाई किस चीज़ की बात हो रही है एक्चुअल में, ठीक है। खैर तो बात कर रहा था मैं कि हमें देखना है कि किस तरह से ऑब्जेक्ट्स के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए भाई आपने क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, जो कि हमने उसको PR बोला हुआ है, पर बोला हुआ है, डॉट करेंगे तो उसके एट्रीब्यूट्स और मेथड्स हम दोनों को ही क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम, तो मुझे उसका नेम दिखा देगा, ठीक है, जो कि एक एक्चुअल एट्रीब्यूट है हमारे लिहाज से। और अगर मैं यहाँ पे कोई मेथड लिखूँ, ठीक है, तो क्या करेगा, जब भी ये जो भी इसके लिहाज से कंडीशन बनती होगी वो हमें यहाँ पर लाके दिखा देगा, ठीक है। ये बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, वो ये चीज़ आ गई कि अगर मैं P1 डॉट जेंडर करता हूँ, सही है। चले आप इसका बताएं, अगर P1 डॉट जेंडर
सॉरी P1 डॉट जेंडर करता हूँ, क्या ख्याल है काम करेगा ये? नहीं करेगा सर, क्यों? क्योंकि वो एट्रीब्यूट ही मौजूद नहीं है, एट्रीब्यूट ही मौजूद नहीं है ना इस नाम का। तो क्या होगा, ये देखें सिर्फ नेम और कंट्री करके मौजूद है यहाँ पे एट्रीब्यूट्स। तो अगर मैं इसको बोल रहा हूँ जेंडर ला के दो, एरर दे देगा, ठीक है। तो अगेन इसको भी क्या बोल रही है कि भाई जेंडर का एट्रीब्यूट इसके पास मौजूद नहीं है, ठीक है। अच्छा P1 डॉट नेम करूँगा तो आपने देख लिया, तो मुझे काम कर जाएगा, ये मुझे काम करके दे देगा, ठीक है। अच्छा ये चीज़ हम ऊपर देख चुके हैं, तो इसको हटा देते हैं, बल्कि एग्जीक्यूट ही कर देते हैं, ठीक है। ये मेथड काम करेगा। अच्छा अब थोड़ा सोच के बताएं कि अगर मैं ये वाला कोड रन करूं तो एरर देगा या चल जाएगा? चल जाएगा, क्यों? क्योंकि इसको क्या नाम है हमने बता दिया लेकिन जेंडर तो मौजूद ही नहीं है ना, लेकिन क्रिएट होगी ना, बिल्कुल ऐसी ही है। क्या होगा, बात याद रखिएगा, देखें हमारी क्लास के अंदर सिर्फ दो एट्रीब्यूट्स हैं, नेम और कंट्री के, ये बात सही है। इसमें कोई तीसरा एट्रीब्यूट मौजूद नहीं है, एज, हाइट, वेट एक्सेट्रा मौजूद नहीं है कुछ भी। लेकिन अगर हम क्लास के बाहर से भी एट्रीब्यूट क्रिएट करना चाहें तो पाइथन इसको अलाउ कर देता है। तो ज़रा देखें, जेंडर का कोई एट्रीब्यूट मौजूद नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको लिखूंगा तो बिल्कुल क्या करेगा ये हमारे इस, अच्छा P1 नहीं होगा, PER होगा, चूँकि हमने ऑब्जेक्ट का नाम चेंज किया है ना। तो PER को अगर मैं जेंडर बोलूँ कि मेरे क्या करो, इस पर्सन के लिए एक जेंडर का एट्रीब्यूट भी क्रिएट कर दो और उसको क्या सेव करवा दो, मेल, तो ये भी काम आपका कर जाएगा। ज़रा देखें, एग्जीक्यूट करते हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे उसने हमें एरर दे दिया था ना P1 डॉट जेंडर लिखने पे। लेकिन अब क्या करते हैं, हम पहले ये वाला कोड रन करते हैं, ये वाली लाइन रन करते हैं, तो कोई एरर नहीं आया, चल गया। और अगर अब मैं दोबारा मैं लिखता हूँ PER डॉट जेंडर, तो अब ये मुझे उसकी वैल्यू लाकर दे देगा। लेकिन अगेन ये सिर्फ इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए काम हुआ है, PER वाले ऑब्जेक्ट के लिए काम हुआ है। लेट से अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ PER2 बोल देता हूँ उसको मैं, ठीक है। person2 इक्वल्स टू पर्सन, और मुझे यहाँ पे देना नेम, लेट से क्या बने, हामिद, और कंट्री, चलो अफ्रीका लिख देते हैं बस, ठीक है। एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास अभी person2 का जेंडर मौजूद नहीं होगा। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट भी करूँगा ना, तो देख रहे हैं पहले तो मुझे रिकमेंडेशन ही नहीं दे रहा वो, सही, जिससे आपको पता चल रहा है कि मतलब वो मौजूद ही नहीं है। और अगर एग्जीक्यूट करूँगा तो जब भी मुझे वो एरर दे देगा। तो क्या मतलब हुआ कि हमने सिर्फ स्पेसिफिकली इस person1 PER वाले ऑब्जेक्ट के लिए हमने जेंडर का एट्रीब्यूट क्रिएट किया है, वो भी कहाँ से, क्लास के बाहर से, ठीक है। छोटा सा पॉइंट था, क्लियर होगी वाली बात? इसमें कोई डिफरेंस होता है मतलब आउटसाइड और इनसाइड? इनसाइड जो हमने क्रिएट किया था, हाँ। आउटसाइड कर रहे हैं। हाँ, डिफरेंस ये होगा, आप ये बोल सकते हैं कि अगर आपने एट्रीब्यूट को अंदर डिफाइन कर दिया ना, तो फिर वो हर ऑब्जेक्ट के लिए कंपलसरी हो जाएगा। हर ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, कंपलसरी, आपको लाजमी देना है। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि कोई ऐसा एट्रीब्यूट है, कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है किसी ऑब्जेक्ट की जो कंपलसरी नहीं है, तो आप क्या करते हैं, उस नॉट कंपलसरी वाली चीज़ को ना बाहर से रहते हुए क्रिएट कर देते हैं, समझ रहे हैं? तो ये डिफरेंस हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कंपलसरी करवाना है अंदर लिख दें, नहीं करवाना तो उसको छोड़ दें, लेकिन अगर यूज़र को इसकी ज़रूरत पड़ी तो बाहर से भी वो क्रिएट कर सकता है, ठीक है। यूजर को इख्तियार दे दें। हाँ, एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि अगर आपने यूज़र पे छोड़ना है तो आप अंदर मेंशन ना करें, बाहर से वो यूज़र अगर उसको ज़रूरत पड़ी वो क्रिएट करके मतलब जो भी हमने सेंटेक्स देखा उस तरीके से क्रिएट कर देगा, और स्पेसिफिकली सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट के लिए काम कर रहा होगा वो, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो person1 आपको पता है ये PER है, ये एक्चुअल क्या, इसमें क्या मौजूद है, हमारा रेफरेंस मौजूद है। कहाँ का रेफरेंस मौजूद है, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ ना हमारी रैम के अंदर, उसका एड्रेस हमारे पाइथन ने क्या किया हुआ है, कंपाइलर ने उठा के PER में डाला हुआ है। तो हमने जब लिखा कि PER, मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से उस रेफरेंस को पॉइंट आउट कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि भाई उस रेफरेंस पे जाओ, उस एड्रेस पे जाओ, और वहाँ पे क्या करो, एक जेंडर बोल के, जेंडर के नाम से एक मेल का एट्रीब्यूट बना दो, सही, मतलब एक जेंडर का एट्रीब्यूट बना दो, सॉरी, जिसमें क्या मौजूद हो, उसकी वैल्यू मेल मौजूद हो। तो सिर्फ ये उसी एड्रेस के लिए काम कर रहा है। अगर मैंने इसी तरीके से कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बनाए तो भाई वो अलग अलग जगह पे सेव हो रहे होंगे और वहाँ पे जेंडर का कोई एट्रीब्यूट मौजूद नहीं होगा। ये बात क्लियर हो रही है? इस तरीके से बैक एंड पे काम कर रहा होगा। अच्छा, ये पॉइंट्स हम पढ़ते हैं कुछ देर के बाद, पहले तरह इनको समझते हैं। चलो ज़रा सोच के बताएं कि एक सिंपल सी बहुत बेसिक सी क्लास लिखी हुई है, कोड लिखा हुआ है क्लास का, मैंने क्या किया, पर्सन लिखा, सिर्फ ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा, बिल्कुल, आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है, सही है। क्योंकि असल में हमारा ऑब्जेक्ट बनता ही क्लास का नाम कॉल करने से, सही है।
लेकिन एक मसला होगा, वो क्या मसला होगा, कोई बताएगा यहाँ पे? क्योंकि वो कंपलसरी ना लिखे हुए हम हामिद और मेल दोनों आ जाएगा, क्योंकि वो आपने कंपलसरी दिया है इसको। चलो बोल सकते हैं, लेकिन एक और मसला होगा और वो इम्पोर्टेंट। हाँ एग्जैक्टली, क्या होगा? उसका रेफरेंस स्टोर नहीं कर सकते। देखें बात समझें मैंने पर्सन क्लास का मतलब ऑब्जेक्ट बनाना चाहा, मैंने क्या किया, सिर्फ क्लास का नाम यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो अगेन जैसे ही क्लास का नाम ट्रिगर होगा, पाइथन क्या करेगा, कंपाइलर जाके उसका रैम के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा किसी रैंडम एड्रेस पे। लेकिन वो जो एड्रेस उसको मिलेगा ना, हम उसको कहीं पे अपने पास सेव नहीं कर रहे, समझ रहे हैं? ये बिल्कुल ऐसी बंदा है कि भाई आपको कोई रैंडम बंदा मिल गया, आपको जान पहचान का, आपने उससे उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल नहीं ली, ठीक है। हो सकता है कि काफ़ी टाइम बाद आपसे मिला ना, आपने उसका एड्रेस पूछा ना, आपने उसका मोबाइल नंबर लिया, तो क्या होगा, अब दोबारा मिलने के चांसेस उसको नामुमकिन है, ठीक है। यहाँ पे तो नामुमकिन है, पाइथन के हिसाब से क्या मतलब नामुमकिन है। अगर आप दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो न्यू ऑब्जेक्ट बन रहा होगा, ठीक है। और फिर आप उसका एड्रेस अगर वेरिएबल में सेव करेंगे तो उस न्यू वाले ऑब्जेक्ट का एड्रेस आप सेव कर लोगे, पुराने वाले ऑब्जेक्ट को जाके निकालना इतना फिर आसान नहीं है, समझ रहे हैं बात को? तो लेकिन ऑब्जेक्ट बन जाएगा भाई, यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो अगर इसको एग्जीक्यूट करें, अच्छा क्या बोल रहा है ये, अच्छा सॉरी, हमें यहाँ पे क्या करना है, असल में देखें ये पर्सन जो है ना, इसमें मैंने यहाँ पे 2 वैल्यूज़ को हार्ड कोड किया हुआ है, लेकिन मैंने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया हुआ। तो पर्सन जो है अभी ये कौन सा वाला कोड चल रहा है, ये ऊपर वाली क्लास का कोड चल रहा है। ये देखें ऊपर भी मेरा नाम क्या था, क्लास का पर्सन था, और हमने यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट्स 2 पैरामीटर्स को यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसलिए मुझे बोल रहा है कि भाई मिसिंग 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, कि मुझे 2 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट दे दो, नेम इनपुट और कंट्री इनपुट। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो क्या होगा, मेरी क्लास ओवरराइड हो जाएगी, ठीक है। एग्जीक्यूट किया, अब अगर मैं इसको चलाता हूँ तो देखें हमारा ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल बन गया पर्सन क्लास का, और वो इस एड्रेस पर पड़ा हुआ है। लेकिन मसला क्या है, सिर्फ हमने उसका रेफरेंस स्टोर नहीं किया हुआ, ठीक है। खैर तो हम लेफ्ट पे जो चीज़ें लिख रहे होते हैं वो सिर्फ क्या होता है, हमारे रेफरेंस को स्टोर करने के लिए हम लिख रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? तो एग्जीक्यूट कर लेते हैं। और अब अगर हम ID ऑफ P निकालेंगे तो क्या होगा, हमें उसका एड्रेस मिल रहा होगा, भले आप इसको यहाँ निकालें या थाउजेंड्स ऑफ लाइंस के नीचे जाने के बाद निकालें, आपको ID वाली सेम ही मिल रही होगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? वही बात लिखी है, पढ़ लिएगा आप लोग इसको, ठीक है। वही कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। चलें अब जरा यहाँ पे देखिएगा जल्दी से, P इक्वल्स टू पर्सन, मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट बनाया, रेफरेंस कहाँ स्टोर किया, P में स्टोर किया। मैं बोल रहा हूँ Q इक्वल्स टू P, मैंने क्या बोला कि एक तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, Q के अंदर P को सेव कर रहा हूँ, स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा इस चीज़ को हमने देखा था लिस्ट टाइम पे जब पढ़ रहे थे, तो अभी तो हो सकता है आपको एक चीज़ थोड़ी सी क्लियरिटी आ गई हो, लेकिन लिस्ट में हमने पढ़ा था, मैंने आपको दिखाया था कि एक लिस्ट मैंने बनाई 1 2 3 बोलकर, मतलब उसमें मैंने 1 2 3 रखा, और एक मैंने एक और लिस्ट बनाई L2, और मैंने क्या किया, L2 इक्वल्स टू L1 कर दिया था। ये लिख के दिखा दूँ या ऐसे समझा दूँ? हाँ जल्दी से बताएं, आप लोग बताएं किस तरह सही समझ आएगा, लिख के बता दूँ। देखें ये आपकी जो प्रॉब्लम है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, हमने इसको लिस्ट में डिस्कस किया था। लेट से मेरे पास एक लिस्ट है, उसको मैंने L1 का नाम दिया हुआ है, और मैंने इसमें लिखा हुआ 1 2 3, सिंपल से मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा L2 इक्वल्स टू L1, कि मेरे पास क्या करो, L1 का डेटा कॉपी कर दो। कॉपी के सेंस में मैंने समझाया था कि क्या करो, मेरे डेटा को कॉपी कर दो L2 के अंदर, सही है। तो ये वाली चीज़ लिखी थी, ऑल्दो कि रॉन्ग है, लेकिन समझे बात को, हमने वहाँ पे ये बात की थी। खैर अब क्या हुआ, एग्जीक्यूट किया तो क्या होगा, अगर मैं देखूँ L2 को प्रिंट करूँ तो हमें L2 के अंदर L1 का डेटा देखने को मिल रहा होगा, सही है। अच्छा मैंने कहा यार अब L2 कहते हैं ना, कुछ डेटा को हम अपेंड कर देते हैं, कुछ डेटा को फर्दर लिख देते हैं। तो मैंने कहा L2 डॉट अपेंड, और लेट से मैंने इसमें 6 अपेंड कर दिया, ठीक है। और मैंने बोला मुझे रिमूव करना है 1 को, तो L2 डॉट रिमूव और 1, ठीक है। तो इसने क्या करना है, 1 को रिमूव कर देना है। और अगर मैं आपको अब L2 दिखाऊं, ठीक है, तो L2 में क्या होगा, हमारे ऑपरेशन आ गए होंगे, हमने 6 को अपेंड किया था, 1 को रिमूव किया था, तो बिल्कुल 2 3 6 बचेगा हमारी लिस्ट के अंदर। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा। हमने सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए किस पर, L2 लिस्ट पर, लेकिन ये सारे के सारे ऑपरेशन, ये सारे के सारे चेंज हमें L1 में भी रिफ्लेक्ट होते दिख रहे होंगे, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली ये वाली बात है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ L1 को, तो देखेंगे ज़रा कि भाई वो सारे चेंज यहाँ पे भी आ रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि भाई हमने क्या किया, P1 का रेफरेंस उठा के कहाँ डाल दिया, Q में डाल दिया, न्यू रेफरेंस नहीं बना रहे, समझिएगा। अगर आपके पास कंपाइलर ने लेट से ये रैम है, रैम में इस पोजीशन पे हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और इसका जो भी ID थी, लेट से 1 2 3 जो भी इसका एड्रेस था,
वो हमारे किस में डाल दिया, पी में स्टोर कर दिया, पी नाम रखा है ना हमने, हाँ पी में स्टोर कर दिया उस रेफरेंस को, सही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरह लिखने से क्या मतलब होता है कि भाई राइट साइड पे जो चीज़ मौजूद है ना उसको किस में सेव करा दो, क्यू में सेव करा दो। लेकिन अगेन समझिएगा, पी क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है, पी क्या है भाई, ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑब्जेक्ट का एक रेफरेंस स्टोर किया हुआ है। तो असल में क्यू में भी क्या आ रहा है, उसी का रेफरेंस जा रहा है। तो क्यू जो है आपका यहाँ पर वो भी आपके इस 1 2 3 को ही पॉइंट आउट कर रहा है। समझ रहे हैं बात को, ये बात क्लियर हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पी डॉट नेम क्यू डॉट नेम, तो मुझे क्या मिलना चाहिए, दोनों का डेटा सेम मिलना चाहिए, सही है, क्योंकि न्यू ऑब्जेक्ट तो बना ही नहीं ना भाई, ठीक है। तो आउटपुट देखते हैं जरा इसका, इसको पहले एग्जीक्यूट कर लेते हैं हम। तो दोनों में क्या मिल रहा है भाई, हामिद मिल रहा है। तो पॉइंट समझ आया क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा मैंने लिखा क्यू डॉट नेम, मैं बोलता हूँ कि भाई क्या करो, क्यू की मदद से जो तुम्हारे पास रेफरेंस मौजूद है ना उसमें जाओ और उसके नेम को क्या कर दो, अली कर दो, उसके नेम को क्या कर दो भाई, हाँ चेंज कर दो, ठीक है, अली कर दो। तो अब फिर मैं क्या करता हूँ, पी का नेम और क्यू का नेम प्रिंट करता हूँ, तो क्या मिलेगा मुझे दोबारा, सेम ही डेटा मिल रहा होगा, सेम ही नाम मिल रहा होगा, अलग अलग नाम नहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि भाई ये जो हमने लिखा है ना एग्जैक्टली, ये जो हमने लिखा है ये कॉपी नहीं कर रहा, ये दोनों चीज़ें एक ही तरफ पॉइंट आउट कर रही हैं, एक ही एड्रेस पर पॉइंट आउट कर रही हैं, सही है। तो इसीलिए अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करूँगा दोबारा से, तो मुझे दोबारा से सॉरी इसको एग्जीक्यूट नहीं किया था, एग्जीक्यूट करते हैं, तो मुझे दोनों में क्या मिलेगा, दोबारा से अली ही मिल रहा होगा। क्लियर हो रही है बात, आगे बढ़ते हैं। अच्छा अगेन वही, आप इस बात को समझ चुके हैं, तो अगर मैं दोनों की आईडी निकालूं तो क्या होगा, सेम एड्रेस मिल रहा है, ठीक है। तो यही बात अगर मैं लिस्ट पे भी अप्लाई करूँगा तो लिस्ट पे भी क्या मिलेगी भाई, मुझे दोनों की आईडी यहाँ पे सेम मिल रही होगी। एक मतलब जल्दी से हम कर लेते हैं, ठीक है। तो दोनों की आईडी क्या है, सेम है। इसी वजह से अगर हम एक जगह ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, चेंज करेंगे, तो दूसरी जगह भी हमें चेंज देखने को मिल रहे होंगे, सही है। ये देख के बताएं, अच्छा ये वही ऊपर वाली चीज़ है शायद, हाँ ये ऊपर वाली चीज़ आ गई, ठीक है। तो वही इसका आउटपुट आएगा, क्या आएगा इसका आउटपुट, अली अली आ जाएगा, चूँकि हमने ओवरराइट कर दिया, उसको चेंज कर दिया है, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ से ना थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको और डिटेल कॉन्सेप्ट पता चलेंगे। देखें क्या किया, एक पर्सन की क्लास बनाई, उसमें क्या रखा हमने, एक कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ सिंपल, जिसमें हमने नेम और जेंडर का एट्रीब्यूट रखा हुआ है, सही है सॉरी, मेथड फंक्शन बनाया है, ये क्या है हमारा फंक्शन है, अंदर वाला क्या है मेथड है, और बाहर वाला क्या है, ये मतलब ये बाहर लिखा हुआ है ना, क्लास के बाहर है, तो क्या है ये फंक्शन है, सही है। अच्छा फंक्शन में हमने एक पैरामीटर रखा हुआ है सिंपल, और एक मैसेज लिखा हुआ है, और क्या कर रहे हैं, पर्सन डॉट नेम कर रहे हो, पर्सन डॉट जेंडर कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि मैं पर्सन डॉट नेम और पर्सन डॉट जेंडर कर रहा हूँ, तो पर्सन के अंदर मुझे क्या मिलने वाला है, पर्सन के अंदर मुझे क्या मिलने वाला है जी, सेल्फ या कुछ और। देखें सेल्फ जो होता है ना, हम जब बात कर रहे होते हैं, जब हमें मतलब हमारा फंक्शन या मेथड क्लास के अंदर मौजूद हो, अब ये क्लास के बाहर है ना, तो थोड़ा सा ये सेल्फ के मतलब उससे डिफरेंटली काम कर रहा होता है, ठीक है। हाँ इनहेरिट नहीं हो रहा, देखें बात समझें, मैंने भी बताया था कि जब भी हम डॉट करके किसी भी चीज़ को एक्सेस कर रहे हैं ना, तो आप समझ जाएं भाई उससे पहली वाली चीज़ एक्चुअली क्या है, फंक्शन का ऑब्जेक्ट, सॉरी मैं समझा नहीं, आप ये बोल रहे हैं कि पर्सन हम यहाँ पे इनहेरिट कर रहे हैं ऊपर से, नहीं, अभी हम इनहेरिटेंस पे नहीं गए, आपका वो पॉइंट सही है, समझें बात को, ये आपकी क्लास नहीं है, क्लास में इनहेरिटेंस होती है, समझें, क्लास की फंक्शन में इनहेरिटेंस नहीं होती, ये हम वैसे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन आपने पॉइंट बताया यहाँ पे पूछा तो उसको समझ लें भाई। पहली बात तो ये पर्सन कैपिटल पी से बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे मैं पर्सन को स्मॉल पी से लिख रहा हूँ, तो बहुत डिफरेंस है, केस सेंसिटिव है ना, तो कभी भी हर किसी सेम नहीं हो सकता। सेकंड कॉन्सेप्ट कि भाई क्लास आपकी क्लास में ही इनहेरिट होती है, ठीक है, क्लास में ही इनहेरिट होती है, क्लास फंक्शन में कभी हर किसी इनहेरिट नहीं हो सकती, सही है। तो दूसरा आपका ये पॉइंट हो सकता है। अच्छा मैं ये बोल रहा था कि मैं असल में ये पूछना चाहता था, पर्सन डॉट नेम कर रहे हैं ना, तो पूछना चाहता पर्सन किस तरह का पैरामीटर होने वाला है, तो उन्होंने बता दिया, क्या नाम था यार तुम्हारा, नवीद ने बताया कि पर्सन क्या है, ये जो है ना पर्सन आपका एक ऑब्जेक्ट रिसीव करने वाला है, समझे बात को। जब भी हम किसी एट्रीब्यूट के साथ या किसी भी वेरिएबल के साथ डॉट करके यूज़ कर रहे हैं ना, लेकिन अभी हमने इतने सारे ऊपर यूज़ किए हैं, ये मेरे पी और क्यू क्या है, सारे के सारे वेरिएबल है ना जिसमें हमने रेफरेंस को स्टोर किया हुआ था, तो मैं इनको डॉट डॉट करके यूज़ कर रहा था। तो समझ लें बात को कि भाई ये पी और क्यू या ऊपर हमने जो भी यूज़ किया PER2 हमने करके जो भी चीज़ें यूज़ करी, वो सारे के सारे क्या हैं आपके, वो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो कहाँ गया, हाँ
तो यहाँ पर पर्सन क्या रिसीव करने वाला है अपने अंदर, एक ऑब्जेक्ट को रिसीव करने वाला है। क्लियर है बात? तो डॉट नेम और डॉट जेंडर यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट का डेटा लेकर आने वाला है। खैर आगे बढ़ते हैं। क्या किया, पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें मुझे क्या क्या डेटा पास करना है भाई, नेम और जेंडर। उसको हमने दे दिया, नेम दे दिया, जेंडर दे दिया, और मैंने क्या किया, इस पी को आप समझिएगा, पी मेरा क्या हो चुका है, एक ऑब्जेक्ट पी और एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। ठीक है, वैसे ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आपको सही से पता है कि क्या होता है कि हमारी मेमोरी में बन रहा होता है वो जाके, लेकिन मैंने कहा था हम इसको इस तरह बोल रहे होते हैं क्योंकि बार बार इसको मतलब डिटेल में हम डिस्कस नहीं करते। तो अगर मैं पी को ऑब्जेक्ट बोला तो आप समझें हम क्या कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। तो मैंने क्या किया, पी एक ऑब्जेक्ट है मेरा, मैंने उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पास किया ग्रीड के अंदर। तो ग्रीड मेरा फंक्शन है भाई, फंक्शन है, मेथड नहीं है। मैं इसको इसी तरह यूज़ करूँगा ना, फंक्शन को तो डायरेक्ट यूज़ कर रहे होते हैं ना हम लोग, डॉट करके तो यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो ग्रीड लिखा मैंने उसको, उसके अंदर पी को पास कर दिया। अब ये पी का जो भी डेटा है वो क्या क्या डेटा हमारे पास, सिंपल अभी फिलहाल ये दो चीज़ें मौजूद है, मोहम्मद और मेल। तो ये फंक्शन के अंदर किसको सेव मिलेगा, जाकर पर्सन को मिलेगा। समझ रहे हैं? तो मेरा जो पी है एक्चुअली, मैं अगर आप समझे तो मैं इसको ये बोल रहा हूँ, अगर मैं इसका पर्सन यहाँ से हटा दूँ, समझिएगा बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ, पर्सन इक्वल्स टू पी। ठीक है, हमने ये पढ़ा था फंक्शन के अंदर ग्लोबल स्कोप, लोकल स्कोप, याद है ना? तो ये मेरा पी किस तरह का वेरिएबल है भाई, ये ग्लोबल वेरिएबल है, बाहर है ना? यस सर। तो ये हाँ फंक्शन के बाहर है, तो आपका ये ग्लोबल वेरिएबल है। तो अगर मैं इसको इस तरह से अंदर एक्सेस करूँगा, मैं बोल रहा हूँ पी को क्या करो, पर्सन में डाल दो, पी का रेफरेंस किस में डाल दो, पर्सन में डाल दो, बिल्कुल ऊपर वाली चीज़ की तरह, ये जो हमने यहाँ पे किया था कि पी का रेफरेंस किस में डाल दो, क्यू में डाल दो। ठीक है, लेकिन ये लिखने का तरीका सही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसको पैरामीटर बना के ही हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रिसीव कर रहे होते हैं। तो पॉइंट समझ रहे हैं क्या हो रहा है? तो जब मैं लिखूंगा पर्सन डॉट नेम, मतलब क्या हो रहा है, जो बाहर से ऑब्जेक्ट आया पर्सन के अंदर, उसका हम नाम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, जेंडर निकाल रहे हैं। सही है? तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, जरा सोच के बताएं जल्दी से। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा आउटपुट क्या मिलेगा मुझे? हाँ, पर्सन नेम इज मोहम्मद एंड द जेंडर इज मेल। सिंपल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? एग्जीक्यूट करते हैं, वो मैसेज मुझे यहाँ पे आके मिल गया। ठीक है, तो पॉइंट क्या हुआ कि भाई हम ऑब्जेक्ट को ना फंक्शन के अंदर भी पास कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो मेन कॉन्सेप्ट है ना वो समझिएगा, जब भी आपने ऑब्जेक्ट का डेटा निकालना हो तो आपने क्या करना होता है भाई, ऑब्जेक्ट का नाम लिखना होता है, डॉट करेंगे तो उसके तमाम नॉन प्राइवेट एट्रीब्यूट्स, नॉन प्राइवेट मेथड्स, ठीक है, मतलब जो पब्लिक मेथड्स हैं, पब्लिक एट्रीब्यूट्स हैं, सारे के सारे हम एक्सेस कर सकते हैं। तो आपकी वो हर जगह वैलिड है, भले ही आप उसको फंक्शन में पास करें, लिस्ट में पास करें, भी हम देखते हैं आगे लिस्ट वगैरह का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक आगे बढ़ूँ जी? नींद आ रही है क्या बाकियों को? जब बोरियत हो रही है चलें तो चलें इसको देखें क्या होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, अगेन वही चीज़ है, यहाँ पे मेथड को मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, हमने क्या किया, पर्सन के अंदर वही हम क्या भेज रहे होंगे, अगर पर्सन डॉट नेम और पर्सन डॉट जेंडर लिख रहे हैं तो मतलब पर्सन में क्या मिल रहा होगा, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा होगा। सही है? अच्छा, फिर लेकिन क्या किया हमने, फंक्शन के अंदर एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाया जिसको हमने क्या नाम दिया, P2 का नाम दिया। ठीक है, और हम P2 को क्या कर रहे हैं भाई, रिटर्न कर रहे हैं। सही है? और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने उस ऑब्जेक्ट को कहाँ भेजा, ग्रीट फंक्शन के अंदर भेजा। ठीक है, और मैंने उसको सेव करा दिया किसमें, पर्सन2 में। तो अब थोड़ा सोच बताएं, पर्सन2 डॉट नेम जब मैं करूँगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए। ले थोड़ा सा टाइम लें, सेकंड्स लें कुछ, और सोच के बताएं क्या होगा इसका आउटपुट। अली आएगा या मोहम्मद आएगा? हाँ भाई, और कोई? मोहम्मद आएगा, और कोई? ओवरराइड हो जाएगा। हाँ ठीक है, लेकिन मतलब आउटपुट बताएं। अच्छा यार देखें, सिंपल सी चीज़ है, जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन हो ना, हाँ ग्लोबल को यूज़ करेगा समझो बात को। देखें, हमने पहले ही बात की जब फंक्शन डिस्कस कर रहे थे कि भाई आपने ना, असल चीज़ आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है, आपने यहाँ से समझना स्टार्ट करना है। ठीक है, मैंने क्या किया, एक मोहम्मद और मेल का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसको पी में सेव कर दिया। ठीक है, पी में सेव कर दिया। मैंने बोला भाई ग्रीट फंक्शन में किसको भेजो, इस वाली चीज़ को भेजो, इस वाले डेटा को मेरे पास भेजो, मतलब ग्रीट फंक्शन में भेजो। ठीक है, तो आपका मोहम्मद और अली मोहम्मद और मेल किस में गया, पर्सन के अंदर जाके सेव हो गया। समझ रहे बात को? तो मैंने यहाँ पे लिखा पर्सन डॉट नेम, पर्सन डॉट जेंडर, तो क्या मिलेगा, पर्सन नेम इज़ मोहम्मद एंड द जेंडर इज़ मेल। सही है? यहाँ तक तो आपका कोड एग्जीक्यूट हो गया।
हमने फंक्शन कॉल किया ना भाई, फंक्शन कॉल करने पे तो फंक्शन के अंदर वाली फंक्शनैलिटी काम करती है, तो आपकी वाली लाइन एग्जीक्यूट हो गई। लेकिन सेकंड लाइन में हमने क्या बोला कि भाई एक और न्यू ऑब्जेक्ट बनाओ जिसमें क्या रखो, अली नाम रखो और जेंडर क्या रखो, उसका मेल रखो, और उसका रेफरेंस किसमें स्टोर कर दिया, P2 में सेव कर दिया। तो और फिर क्या किया, रिटर्न कर दिया किसको, P2 को रिटर्न कर रहे हैं, समझिएगा बात को, किसको कर रहे हैं, P2 न्यू ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर रहे हैं जो मैंने न्यू ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, तो मुझे बताएं जब हम रिटर्न कर रहे होते हैं तो उसका डेटा हमें कहाँ मिलता है, किसी वेरिएबल में सेव करते हैं ना हम उसका डेटा को। तो %2 में एक्चुअली मैं किसका डेटा सेव कर रहा हूँ, इस वाले डेटा को सेव कर रहा हूँ जो अंदर से रिटर्न हो रहा है, सही है। तो %2 के अंदर आपका क्या मौजूद है भाई, ये वाला डेटा मौजूद है जो P2 अंदर है लेकिन बाहर क्या है, %2 है। तो %2 डॉट नेम करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, अली मिलेगा, ना कि मोहम्मद। समझ रहे मेरी बात को? हाँ भाई अब्दुल्ला, समझ आ रही है चीज़? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो मैसेज आ गया और अली आ गया, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? लेकिन छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो माइंड में रखें, इसको मिस नहीं करेंगे। अगर नहीं समझ आ रही तो मालूम कर लें। अच्छा इसमें क्या हो रहा है, इसमें शायद वही चीज़ हो रही है, आईडी बता रहे हैं इसमें हम, हाँ सेम ही कोड है, ठीक है, सेम ही कोड है, बस उसी चीज़ को ना फर्दर एक्सप्लेन कर दिया है। आईडी ऑफ पर्सन यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं देखें, हमने क्या किया, वही मोहम्मद और मेल को क्या किया, अंदर भेजा, पी बना के हमने क्या किया सॉरी, पहले हमने इस पी की आईडी निकाली। ज़रा यहाँ देखें जल्दी से, हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें हमने मोहम्मद और मेल डेटा सेव करवाया। हमने क्या कहा कि भाई इस पी के पहले तो तुम हमें एड्रेस बताओ, इसकी आईडी बताओ, उसने हमें यहाँ पे आईडी बता देनी है। फिर हमने क्या किया, ग्रीट फंक्शन के अंदर इसी पी को उठा के भेजा, ठीक है। तो पर्सन के अंदर कौन आ रहा है, वही पी आ रहा है ना। तो अगर वही एग्जैक्टली पी आ रहा है तो मुझे यहाँ पे जब मैं इसकी आईडी अंदर खड़ा होकर प्रिंट करूँगा तो मुझे क्या मिलनी चाहिए, यहाँ पर भी सेम मिलनी चाहिए। समझ रहे बात तो क्लियर हो रही है? तो यहाँ पर भी मुझे सेम आईडी मिलेगी। अगेन फिर हम वही डेटा प्रिंट कर देंगे जो हमारे पास बाहर होगा। एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाया, फिर उसको रिटर्न करवा दिया, सही है। तो एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि आउटपुट आ रहा है। तो देखें ये आपकी जो आईडी आ रही है ये कहाँ से आ रही है, इस वाली लाइन की वजह से आ रही है, सही है। लेकिन ये जो सेकंड आईडी है वो कहाँ से आ रही है, वो आपकी इस वाली लाइन की मदद से आ रही है। फिर उसने हमें ये वाला मैसेज प्रिंट करके दे दिया कि भाई ये नाम है बंदे का, ठीक है। और यहाँ पर उसने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसको P2 नाम दिया, उसको रिटर्न करवा दिया, सही है। हाँ, हमने उस ऑब्जेक्ट का डेटा कहीं पर सेव नहीं किया हुआ, ठीक है, तो ये डेटा हमसे लॉस हो जाएगा, सही है। लेकिन क्या हुआ, ऑब्जेक्ट तो आपका बना ना भाई, ऑब्जेक्ट आपका बन गया। तो वो ये बता रहा है कि भाई उसने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसको इस एड्रेस पे जाकर सेव करवा दिया, ठीक है। कोई मसला इसमें? आगे बढ़ते हैं। ये इसमें क्या हो रहा है यार, वही चीज़ है, ठीक है, वही चीज़ है, बस कोड शॉर्ट हो गया है, ठीक है। तो आप लोग इसको खुद देख लीजिएगा। अच्छा, तो ये पॉइंट्स क्लियर हो गए। आगे चलते हैं, मतलब पीछे चलते हैं ज़रा। कुछ मैंने आपको एक लाइन छुड़वाई थी जिसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए थे। अब ज़रा समझें, यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल्स के बारे में हमने बात की हुई है कि रेफरेंस वेरिएबल्स होल्ड द ऑब्जेक्ट एड्रेस। हमारे ये जो हम वेरिएबल्स बना रहे होते हैं ना, ये देखेंगे पी हो गया, या नीचे हमने इसको L1 बोला हुआ है, L2 बोला हुआ है, और हमने यहाँ पे और भी मतलब यूज़ किया है, वेरिएबल्स का यूज़ किया हुआ है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर प्रॉपर इनका जो नाम होता है उनको क्या बोला जाता है, रेफरेंस वेरिएबल। ऑब्जेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट अगर आप बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट क्या करें ना, ऑब्जेक्ट आपके मेमोरी लेवल पर एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, मतलब मेमोरी में जाके क्रिएट हो रहे होते हैं। वहाँ का एड्रेस हम किस में सेव कर रहे होते हैं, वेरिएबल्स में सेव कर रहे होते हैं। तो इसीलिए इन वेरिएबल्स का जो हम बना रहे होते हैं ना, उसका प्रॉपर नाम अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के हिसाब से देखें तो क्या है, वो रेफरेंस वेरिएबल्स कहलाते हैं। वैसे तो कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है, सिंपल वेरिएबल भी बोल देते हैं, उसका ऑब्जेक्ट का नाम बोल देते हैं, वो सारी बातें सही हैं, ठीक है। लेकिन इसका ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट है कि भाई वो रेफरेंस वेरिएबल्स होते हैं जो कि ऑब्जेक्ट का एड्रेस को स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट्स विदाउट रेफरेंस वेरिएबल एज वेल। सही है बात, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। थर्ड पॉइंट क्या है, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव मल्टीपल रेफरेंस वेरिएबल। ये बात भी सही है कि भाई अगर आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया तो उसके एक से ज़्यादा रेफरेंस वेरिएबल्स हो सकते हैं। हमने जैसे क्या किया, पी ओ और क्यू को बना के देखा था इसका, ठीक है। ये वाली बात भी सही है। लास्ट क्या है, असाइनिंग न्यू रेफरेंस वेरिएबल टू एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट। क्या मतलब हुआ कि भाई लेट से मैंने एक पी ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब मैंने पी एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया, उसमें एक पर्सन ऑब्जेक्ट का एड्रेस को सेव करवा दिया।
अब क्या कर रहा हूँ, अगर मैं जाके इसको लिख रहा हूँ q इक्वल्स टू पी, तो मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअली p का डेटा या p का रेफरेंस असाइन कर रहा हूँ किसके अंदर, q के अंदर। तो इससे आपका न्यू ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। न्यू ऑब्जेक्ट जब ही बनेगा जब आप क्या करेंगे, क्लास का नाम कॉल कर रहे होंगे। समझ रहे हैं? तो अब ये पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं आपको सारे, ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, बाकी आप ये भी पढ़ लीजिएगा, ये सारी वही चीज़ें जो हमने डिस्कस की हुई हैं। सही है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या है, क्या ऑब्जेक्ट्स म्यूटेबल होते हैं, सोच के बताएं पहले। अभी तक हमने जो भी काम किया है उसके बिहाफ पे हम क्या मतलब क्वेश्चन क्या है कि क्या ऑब्जेक्ट्स हमारे म्यूटेबल होते हैं, म्यूटेबल होते हैं। म्यूटेबल सबसे पहले क्या होते हैं, जो चेंज हो सकते हैं। इम्यूटेबल जो चेंज नहीं हो सकते। तो ऑब्जेक्ट्स अभी तक हमने जितने डिस्कस किए हो क्या है हमारे, म्यूटेबल या इम्यूटेबल। म्यूटेबल किस तरह म्यूटेबल है, कोई एग्जांपल? जैसे कि आपने ऊपर अभी एग्जांपल दी थी कि जेडर था न्यूज़, तो हमने जेडर को बनाया अलग से पूरा क्रिएट करा। सही है, ये एक पॉइंट हो सकता है। दूसरा पॉइंट, अगर आप लोग देखें हमने ऊपर एक कोड लिखा था छोटा सा, हमने उसमें हामिद और किसी चीज़ को फिक्स किया हुआ था, हार्ड कोड किया हुआ था। कहाँ गया वो, ये ना, हामिद और मेल को हमने क्या किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है। लेकिन क्या ख्याल है, अगर मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे p डॉट नेम इक्वल्स टू लेट्स से अरसलान, तो क्या ख्याल है, अब नेम आपका चेंज हो जाएगा, अरसलान हो जाएगा वाला नेम, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, मतलब म्यूटेबल है एक तरीके से। ठीक है, तो पॉइंट समझें, आपका जो डिफ़ॉल्ट पाइथन की डेटा टाइप होती है वो क्या होती है, आपकी म्यूटेबल होती है। वो क्या होती है, म्यूटेबल होती है। लेकिन हम इम्यूटेबल भी बना सकते हैं, इम्यूटेबल भी बना सकते हैं। जैसे आपको बताया, हमने देखा कि भाई हमारी लिस्ट, सेट्स और जो दूसरी हमने डेटा टाइप्स पढ़ी है सारी म्यूटेबल होती है, लेकिन टपल्स क्या है, इम्यूटेबल है। तो भाई टपल्स भी तो किस तरह बने, क्लास के कोड से ही बने हैं ना। समझ रहे हैं, मतलब कोई तो ऐसी फंक्शनैलिटी होगी कि जिसकी वजह से क्या हुआ, हमने डेटा टाइप्स को इम्यूटेबल बना दिया। सही है, तो आप लोगों का ये होमवर्क है, ज़रा एक्सप्लोर करिएगा कि क्या ऐसी फंक्शनैलिटी है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट्स को इम्यूटेबल बना दिया जाता है। सही है, ये एक्सप्लोर करना है, छोटी सी चीज़ है, इसको एक्सप्लोर करिएगा। तो पॉइंट क्या है यहाँ पे कि भाई आपके जो बाय डिफ़ॉल्ट हम डेटा टाइप्स बना रहे होते हैं क्लासेस की मदद से, वो क्या होती है, बाय डिफ़ॉल्ट म्यूटेबल होती है। क्या होती है, बाय डिफ़ॉल्ट म्यूटेबल होती है। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा, और हाँ, इनकैप्सुलेशन। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास पहला पिलर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, हमने बात की थी हमारे पास 4 पिलर्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के। इनहेरिटेंस, एग्रीगेशन हमने कहा था उसको डिस्कस करेंगे, तो उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इनकैप्सुलेशन देख रहे हैं। इनकैप्सुलेशन है, पॉलीमॉर्फिज्म, और क्या होती है, एब्स्ट्रैक्शन होती है। तो इनकैप्सुलेशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखें, इनकैप्सुलेशन आपके पास वर्ड से क्या समझ आ रहा है, क्या होगी इनकैप्सुलेशन? एक पीस के अंदर पूरा एक चीज होना। सॉरी समझ नहीं आई। मतलब कैप्सूल्स का मतलब होता है कि पूरा कोड एक पीस में। आईडी अननेसेसरी। हाँ, अननेसेसरी तो खैर नहीं बोल सकते, इंपॉर्टेंट डेटा को बोल सकते हैं। मतलब ठीक है, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन सिंपल कॉन्सेप्ट क्या होता है कि यार किसी चीज़ को छुपा देना। ठीक है, किसी चीज़ को हाइड कर देना। अब हमारी क्लास के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, 2 ही चीज़ें होती हैं, एट्रीब्यूट्स या मेथड्स होते हैं। ठीक है, हाँ उनमें कोड ज़रूर लिखा हुआ होता है, लेकिन जो मेनली हमने जनरलाइज में बात करी है वो 2 चीज़ें होती हैं, एट्रीब्यूट्स या मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इनकैप्सुलेशन के अंदर क्या बात आती है कि जिस तरह कैप्सूल होता है ना, इनकैप्सुलेशन कैप्सूल से ही ड्राइव हुआ हुआ वर्ड। तो जिस तरह कैप्सूल के अंदर जो अंदर मटेरियल होता है वो हमें नहीं दिख रहा होता। ठीक है, तो इसी तरीके से इनकैप्सुलेशन में भी क्या होता है कि अगर हमने अपनी क्लास के अंदर कोई एट्रीब्यूट्स या मेथड्स बनाए हुए हैं और अगर हमने उनको इनकैप्सुलेट किया हुआ है, मतलब उनको हमने सिक्योर किया हुआ है या हाइड किया हुआ है, तो हम उसको क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, उसको क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे देख लें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। मैं इनकैप्सुलेशन को नीचे करता हूँ, खैर देख लेते हैं बाद में। अच्छा यहाँ देखें, इंस्टेंस वेरिएबल। अभी हमने ऊपर क्या देखा था, एक चीज़ रेफरेंस वेरिएबल्स देखी थी। क्या देखी थी ऊपर, रेफरेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल्स भी समझ लें क्या होते हैं। देखें मैंने क्या किया, एक सिंपल सा कोड लिखा हुआ, बिल्कुल नेम और जेंडर मुझे इसमें चाहिए। ठीक है, मैंने 2 ऑब्जेक्ट बनाए, P1 P2, हामिद पाकिस्तान, अली और पाकिस्तान। सही है, अच्छा एग्जीक्यूट किया, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, A1 कहाँ से आ गया इसमें, सॉरी इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं और यहाँ पे हम बोलते हैं
P1 डॉट नेम, ठीक है। तो क्या मिलेगा मुझे, हामिद मिलेगा। और अगर मैं P2 डॉट नेम करता हूँ तो क्या मिलेगा, अली मिलेगा, ठीक है। हो गया काम, सही है। अब आपको मालूम है कि भाई नेम तो क्या है आपका, नेम आपका सॉरी नेम आपका एक एट्रीब्यूट है, क्लास के हिसाब से देखें एट्रीब्यूट है वो, सही है। लेकिन देखिए बात समझें, वो है तो एक एट्रीब्यूट, लेकिन वो किस तरीके से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग काम कर रहा है। दोबारा समझे क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ मैं। भाई मैंने यहाँ पे लेट से 2 ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं, हम इस तरह 1000 ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। और मैं जब उन ऑब्जेक्ट्स का नाम यूज़ करते हुए जब मैं डॉट करके नेम कॉल करूँगा ना, तो हर किसी का मुझे डिफरेंट नाम मिल रहा है, ऐसे ही है। तो लेकिन अंदर तो एक ही नाम मौजूद है, अंदर तो एक ही जेंडर का एट्रीब्यूट मौजूद है। तो मतलब पीछे क्या ऐसा काम कर रहा है, क्या ऐसी चीज़ चल रही है कि ये फंक्शनैलिटी हमें देखने को मिल रही है। क्वेश्चन समझ आया मेरा, मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बताएं, इसका आंसर आप लोगों को पता है, बस एक मतलब रिकेप है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे बतानी है, अलग अलग हाँ वेरिएबल तो देखिए सेम है, नेम अलग अलग रेफरेंस पे स्टोर कर रहे हैं। देखें जब मैं लिख रहा हूँ ना सेल्फ डॉट नेम, तो आपको मालूम है सेल्फ आपके पास एक क्या बोलते हैं इसको, आर्ग्यूमेंट मिलता है इसको। जब हम कॉल कर रहे होते हैं ना किसी भी ऑब्जेक्ट को, या जब बना रहे होते हैं, तो क्या होता है कि वो जो ऑब्जेक्ट होता है उसका आर्ग्यूमेंट, उसका रेफरेंस कहाँ आ रहा होता है, सेल्फ में आ रहा होता है। तो हर ऑब्जेक्ट का वो क्या होता है, वो डिफरेंट होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो लेट से अभी मैंने अगर P1 P2 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं, तो P1 अगर यहाँ पे सेव हो रहा है तो P1 कहाँ या P2 यहाँ पर सेव हो रहा होगा, समझ रहे हैं? अब यहाँ पर नेम मौजूद है और जेंडर मौजूद है, तो यहाँ का नेम और जेंडर डिफरेंट है यहाँ के नेम और जेंडर से। किस तरह? चूँकि जब हम समझे बात को, जब इसको लिख रहे हैं ना P1 डॉट नेम, तो P1 के अंदर असल में क्या मौजूद है, रेफरेंस मौजूद है या एड्रेस मौजूद है। हम बोल रहे हैं पाइथन को उस वाले एड्रेस पे जाओ, वहाँ से नाम निकाल के लाओ। तो क्या करेगा वो, यहाँ पर आएगा P1 पे और यहाँ से जो भी नाम और जेंडर पड़ा हो वो निकाल के लाकर दे देगा हमें। जब हम P2 डॉट जेंडर बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है, P2 डॉट जेंडर पे वो आएगा इस जगह पर, ठीक है। और क्या करेगा, यहाँ पे जो नाम और जेंडर पड़ा हुआ उसको लाकर दे देगा हमें, समझ रहे हैं? तो आपका एक मतलब ये कोड की ब्यूटी देखें, या क्या बोलना चाहिए इसको, वर्ड याद नहीं आ रहा। खैर कि होता क्या है कि आपके पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है नेम का, और एक ही एट्रीब्यूट है, वेरिएबल या एट्रीब्यूट किसका, जेंडर का, सही है। लेकिन वो क्या है, आपके थाउजेंड्स या क्या बोलेंगे कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए आपके ये 2 काम कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं भाई, ये इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं। क्या होते हैं, इनको एट्रीब्यूट्स भी बोल रहे होते हैं, इसको हम इंस्टेंस वेरिएबल्स ही बोलते हैं। अब इंस्टेंस वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं, इंस्टेंस क्या होता है अगर मैं आपसे पूछूं? सॉरी आवाज़ नहीं आ रही, लम्हा, अच्छा हाँ शबी, ये किसने बोला और आपने क्या बोला? शबी या रेफरेंस। हाँ रेफरेंस, ठीक है। और अगर आप लोग थोड़ा सा पीछे जाएं फर्स्ट वाली क्लास में, तो हमने कहा था भाई इंस्टेंस आपका असल में ऑब्जेक्ट होता है। इंस्टेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट। वो याद है ना, एक हमने सेंटेंस कहा था, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट एंड द ऑब्जेक्ट्स आर द इंस्टेंसेस ऑफ द क्लास। मतलब हमारे इंस्टेंस, वो आपकी बात सही है, मतलब वो इंग्लिश के हिसाब से आपने बता दिया, लेकिन प्रोग्रामिंग के हिसाब से क्या एक्चुअली वो आपका ऑब्जेक्ट ही होता है, ठीक है। तो देखें आपके ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं या एट्रीब्यूट्स हैं, एक्चुअली क्या है, ये आपके हर ऑब्जेक्ट के लिए हैं, हर ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट होंगे। ये लिखे हमने सिर्फ 2 मरतबा है, मतलब एक नेम और एक जेंडर लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या है, हर ऑब्जेक्ट के लिए आपके पास क्या होंगे, ये डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो इसीलिए इनको क्या बोला जा रहा होता है, इंस्टेंस वेरिएबल के। आपके पास ये जो वेरिएबल्स है ना, ये क्या है, आपके इंस्टेंस के हिसाब से बन रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट्स के हिसाब से क्रिएट हो रहे होते हैं। सही है भाई, यहाँ तक आगे बढ़ूँ? चलें अब चलते हैं इनकैप्सुलेशन पे। ये नीचे क्यों नहीं आ रहा? अच्छा तो चलें इनकैप्सुलेशन में क्या करता हूँ मैं इसी को उठा लेता हूँ फिलहाल, तो ठीक है, मैं इसी चीज़ को उठा लेता हूँ और मैंने यहाँ पे इसको लिखा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, लेट से, अच्छा हमारे पास होता क्या है कि जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं ना, तो अभी तक तो हमने हर चीज़ को क्या किया हुआ था, पब्लिक किया हुआ था। हमारे मेथड्स ही बाहर एक्सेस हो पा रहे थे, हमारे सारे के सारे एट्रीब्यूट्स या जिसको भी हमने इंस्टेंस वेरिएबल्स बोला, वो भी सब के सब बाहर, क्लास के बाहर एक्सेस हो रहे थे, सही है। लेकिन ऐसा यूजुअली नॉर्मल लाइफ में नहीं होता। हम जब भी क्लास बनाते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हो,
हम इन चीज़ों को छुपा देते हैं, इन चीज़ों को हाइड कर देते हैं, इन चीज़ों को इनकैप्सुलेट कर देते हैं, सिक्योर कर देते हैं, ताकि बंदा अगर कोई इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है तो हमारा वो मेथड बाहर काम ना करे। मतलब उसको हम इंटरनली यूज़ कर रहे होते हैं क्लास के अंदर। देखा था ना हमने क्लास के अंदर भी मेथड को यूज़ करना देखा था ओरिजिन वाले केस के अंदर के डिस्टेंस निकालो, पहले 2 पॉइंट्स के अंदर डिस्टेंस निकाला था, फिर हमने उसी डिस्टेंस का मेथड यूज़ करते हुए एक और मेथड बनाया था जिसको हमने कहा था डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम दी ओरिजिन। तो हमने उस मेथड के अंदर ऊपर वाले मेथड को कॉल कर लिया था, ना कि दोबारा कोई न्यू मेथड का कोड हमने लिखा था, कोई लॉजिक नहीं लिखी थी, सिर्फ मेथड बनाया और उसी क्लास में रहते हुए ऊपर वाले मेथड को हमने नीचे कॉल कर लिया था। अगर आप थोड़ा सा माइंड में लेकर आ रहे हो, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा मेथड जिसमें हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट कोड लिखा हुआ है कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड या उसमें कोई पासवर्ड से रिलेटेड कोई इस तरह की चीज़ है, तो हम क्या करते हैं उसको हम प्राइवेट बना दिया करते हैं। क्या करते हैं? प्राइवेट बना देते हैं। सिमिलरली कि लेट से अगर हम कोई ऐसी क्लास पे काम कर रहे हैं जहाँ पे डेटा बहुत सेंसिटिव है, लाइक अगर एम्प्लॉय के हिसाब से बात करें, ठीक है, तो अगर मैं एक एम्प्लॉय की क्लास बना रहा हूँ, ठीक है, तो उसकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होगी? उसकी सैलरी हो गई, उसका CNIC नंबर हो गया, और क्या हो सकता है उसका लेट से इंक्रीमेंट अगर आ रहा है तो इंक्रीमेंट भी अगर हमने एट्रीब्यूट बनाया हुआ है तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, हम इसका एक्सेस हर किसी को नहीं देंगे। हाँ, HR वाले के पास तो इसका एक्सेस होगा या अकाउंट्स वाले के पास इसका एक्सेस होगा, लेकिन हर बंदा क्या है हमारे उस क्लास एम्प्लॉय की इन इन्फॉर्मेशन को एक्सेस नहीं करना चाहिए, उनको नहीं एक्सेस हम दे सकते। तो इस सिनेरियो में हम क्या कर रहे होते हैं, उन एट्रीब्यूट्स को हम प्राइवेट बना देते हैं, इनकैप्सुलेट कर देते हैं एक तरीके से। सिमिलरली हम इसी तरीके से मेथड्स को भी इसी तरीके से हम मेथड्स को भी क्या कर देते हैं, इनकैप्सुलेट कर देते हैं। अब करते किस तरीके से, लेट से अभी ये कोड लिखा हुआ है, फिलहाल एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट देखते हैं कि भाई लेट से मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसको मैंने बोला P3 इक्वल्स टू पर्सन लिखा, और मैंने यहाँ पर नेम देना है, तो लेट से नेम में क्या लिखें, अनस, और कंट्री पाकिस्तान, ठीक है। एक न्यू ऑब्जेक्ट बना दिया। तो ज़रा देखें, आपको पता है कि अगर मुझे उन एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करना है तो क्या करना होगा, मुझे P3 डॉट नेम लिखना होगा, मुझे वो उसका नाम मिल रहा है आराम से, ठीक है। अगर P3 डॉट जेंडर कर दूंगा तो उसकी जेंडर मिल जाएगी, सही है, सही है बात। अब हमें क्या करना है, इनको छुपाना है, मतलब इनको हाइड करना है या इनको सिक्योर करना है कि क्लास के बाहर ये एक्सेस ना हो सके। हाँ, अगर आपने किसी एट्रीब्यूट या मेथड को प्राइवेट बनाया हुआ है, समझिएगा इस बात को, अगर आपने किसी मेथड या एट्रीब्यूट को प्राइवेट बनाया हुआ है तो वो क्लास के अंदर तो एक्सेस हो जाएगा, क्लास में मसला नहीं करता, वो मसला कहाँ करेगा, मतलब कहाँ पे सिक्योर होगा, क्लास के बाहर सिक्योर होगा, सही है। और यही पर्पज़ होता है इनकैप्सुलेशन का। तो मैंने क्या किया, ये पूरा उठाया और मैंने उठा के यहाँ पे बोला कि मुझे ना दोनों को क्या करना है, दोनों को नेम और जेंडर दोनों को ही मुझे प्राइवेट बनाना है। तो जस्ट हमें क्या करना होता है, डबल अंडरस्कोर पीछे यूज़ करना होता है। क्या करना होता है, जो हम वेरिएबल बना रहे हैं ना, उसको हम क्या करते हैं, उसके पीछे डबल अंडरस्कोर का यूज़ कर लेते हैं। बस इससे क्या हो रहा है, हमारा डेटा अब प्रोटेक्ट हो जाएगा, क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो सकेगा, क्लास के अंदर होगा। ये याद रखिएगा डिफरेंस, क्लास में पब्लिक प्राइवेट सब कुछ एक्सेस हो सकता है, बाहर प्राइवेट वाला डेटा एक्सेस नहीं होगा, भले ही वो कोई मेथड हो या कोई एट्रीब्यूट हो। खैर आगे बढ़ते हैं। अब दोबारा मैंने क्या किया, मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया P4 बोल के, और लेट से पर्सन ठीक है। अच्छा, ये हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब समझिएगा, अगर मैं लिखता हूँ P4 डॉट, तो अब ये तो दिखा रहा है, वैसे ये क्या दिखा रहा है, डबल अंडरस्कोर नेम दिखा रहा है, सही है। अब आप बोलेंगे ये तो चीज़ दिखा रहा है, तो अगर हम इसको एक्सेस भी कर सकते होंगे, ज़रा एग्जीक्यूट करते हैं, देखें क्या बता रहा है, पर्सन ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट डबल अंडरस्कोर नेम, कि उसके अंदर नेम का कोई एट्रीब्यूट मौजूद नहीं है। हालांकि मौजूद है ना भाई, ठीक है, लेकिन क्या बता रहा है कि वो मौजूद ही नहीं है। सही, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने ऊपर डबल अंडरस्कोर का यूज़ कर लिया। तो ऑल्दो कि हमें ये एट्रीब्यूट का नाम दिखा रहा है, लेकिन उसका डेटा अब नहीं ला कर दे रहा। समझ रहे हैं बात को। इसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे लिखा P4 डॉट जेंडर, तो ये अब भी काम नहीं करेगा, बोलेगा भाई कुछ भी मौजूद नहीं है इस तरह का हमारी क्लास के अंदर। बात समझ रहे हैं। तो एक तरीके से हमने क्या किया, हमने इनकैप्सुलेट कर दिया, हाइड कर दिया डेटा को बाहर एक्सेस होने से। सही है यहाँ तक। अच्छा, लेकिन अभी जो मैंने दूसरा पॉइंट कहा कि भाई क्लास के अंदर फिर भी ये एक्सेस हो सकता है और होना चाहिए, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ रही होती तो हमें क्लास के अंदर तो रहते हुए हमें इसको एक्सेस करना है। तो लेट से मैं यहाँ पे एक मेथड और बनाता हूँ सिंपल सा। मैंने बोला डेफ शो नेम। मैंने क्या किया,
एक शो नेम का मेथड बनाया और मैं चाह रहा हूँ कि क्या हो, अगर कोई यूज़र हमारे इस मेथड को कॉल करे ना तो जब वो क्या कर सके, उसका नेम देख सके, क्या कर सके, उसका नेम देख सके। अदरवाइज अगर वो डायरेक्ट हमारे इन एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर रहा है तो उसको हम ऐसा हरगिज़ नहीं करने देंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने बोला सेल्फ कॉलन और मैंने रिटर्न करवा दिया सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर नेम। याद रखिएगा चूँकि हमारा उस एट्रीब्यूट का नाम क्या बना दिया हमने, डबल अंडरस्कोर नेम बना दिया है, तो हम यहाँ पे हर जगह क्लास के अंदर फिर उस प्राइवेट वाले एट्रीब्यूट को इसी तरह से यूज़ करेंगे। अगर मैंने इसको नेम लिखा तो अब यहाँ पे एरर देगा, ये वो बोलेगा भाई नेम का तो कोई आपने एट्रीब्यूट या वेरिएबल बनाया ही नहीं, तो मैं किसको प्रिंट करवाऊँ। सही है। तो क्लास के अंदर आपने जब उसको डबल अंडरस्कोर लगा दिया, प्राइवेट बना दिया, तो आपने फिर क्लास के अंदर इसी नाम से उसको एक्सेस करना है। एग्जीक्यूट करना था दोबारा से, इसको भी एग्जीक्यूट किया तो ये तो अभी भी मुझे एरर देगा। सही है ना, ये मुझे अभी भी एरर देगा। क्यों देगा एरर? क्योंकि ये इनकैप्सुलेट हुआ हुआ, ये सिक्योर हुआ हुआ है। ठीक है, ये अभी भी एरर देगा, जब भी एरर देगा। हमने अभी रिसेंटली क्या काम किया, हमने एक मेथड इंप्लीमेंट किया है जिसको क्या नाम दिया है, शो नेम, और ब्रैकेट्स बनाए। मेथड है ना भाई, ब्रैकेट्स बनाने पड़ते हैं। सही है। अब मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ज़रा देखें क्या बता रहा है, अब वो हमें डेटा लाकर दे रहा है। तो पॉइंट क्या समझ आ रहा है कि भाई अगर हमने अपने क्लास के अंदर कोई मेथड बनाया हुआ होगा तो ही हम प्राइवेट वाले एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकेंगे, अदरवाइज हम लोग डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। तो मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। तो जब हम क्लासेस पर काम कर रहे होते हैं और जो इन्फॉर्मेशन हमें छुपानी होती है, हम उसको इस तरीके से इनकैप्सुलेट कर देते हैं। सही है बात यहाँ तक? अच्छा, अब अगर मैं आपको बताऊँ, अभी हमने क्या किया, हमने एट्रीब्यूट को प्राइवेट बनाया, एट्रीब्यूट को क्या किया, प्राइवेट बनाया। हम बिल्कुल इसी तरीके से मेथड्स को भी क्या बना सकते हैं, प्राइवेट बना सकते हैं। क्या करना होगा, उसके नाम से पहले डबल अंडरस्कोर लगाना होगा, बस। समझ रहे हैं? तरीक़ेकार वही है। ठीक है, लेकिन क्या कर रहे हैं हम, सिर्फ मेथड पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम। ये सही है। तो मैंने क्या किया, मैंने शो नेम से पहले गया और इसको डबल अंडरस्कोर लगा दिया। ठीक है, डबल अंडरस्कोर इसको लगा दिया। तो अब क्या होगा, अब ये मेरा मेथड, इसमें जो भी कोड लिखा हुआ है वो तो बात की बात है, लेकिन अब ये मेथड मुझे बाहर एक्सेस नहीं हो पाएगा, नहीं हो सकेगा वाला मेथड अब मेरा बाहर। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं तो एक मरतबा फिर से ऑब्जेक्ट बनाते हैं और मैं नीचे आता हूँ और अब मैं बोलता हूँ कि क्या करो ज़रा, P4 को शो नेम, ये नाम दिखा रहा है, हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो ज़रा देखें क्या बोल रहा है भाई, शो नेम का कोई मेथड या एट्रीब्यूट मौजूद नहीं है। तो पॉइंट समझ आया इनकैप्सुलेशन का? क्लियर हो रही है चीज़? ठीक है, हम इस तरीके से अपने डेटा को छुपा रहे होते हैं। कोई मसला? इनकैप्सुलेशन बस यही है, इनकैप्सुलेशन के अंदर बस यही है कि हम क्या करते हैं, डबल अंडरस्कोर वाली फंक्शनैलिटी को यूज़ करते हुए अपने डेटा को बाहर एक्सेस होने से रोक देते हैं। लेकिन सर जैसे आपने कहा कि यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह हम सेव करवाना चाहें, इसमें कैप्चर करवाना चाहें और इसको कहीं पे क्राइडेंशियल्स को चेक करवाना है, तो हमें एक्सेस कैसे मिलेगा? अच्छा देखें, उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे ना आपका ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर ये है कि हम ना क्या करते हैं, गेटर और सेटर मेथड बनाते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं हम कोड के अंदर, अपनी क्लास के अंदर गेटर और सेटर का मेथड बनाते हैं। अब ये क्या है, थोड़ा सा आगे डिस्कस करना था मुझे, लेकिन चलें आपने पूछ लिया तो बताता हूँ इसको। देखें होता क्या है, लेट से कि मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, पहले इनका क्वेश्चन समझाता हूँ मैं, इन्होंने क्या कहा है। लेट से P4 का नेम क्या हमने क्या पास किया था भाई, ऊपर कहाँ गया, जाहिद था। ठीक है, मैं बोलता हूँ यार मुझे जाहिद नहीं, ये शाहिद था फॉर एग्जांपल, इसको चेंज करना है। सही है, तो P4 को मैं बोलता हूँ P4 डॉट डबल अंडरस्कोर नेम, चूँकि हमें दिखा तो रहा है ना कि इस हमने नेम करके ऊपर बनाया हुआ है, एट्रीब्यूट बनाया हुआ है। ठीक है, मैं बोलता हूँ उसका नेम क्या कर दो, जाहिद के बजाय शाहिद कर दो भाई। सही है, क्या ख्याल है, चलेगा, एरर दे देगा? हाँ भाई, नहीं देगा। समझे बात को? चल गया। ठीक है, समझाता हूँ क्या लॉजिक है। अच्छा, अब अगर मैं काम करता हूँ, बल्कि पहले मैं इस शो वाले को ना उससे हटा देता हूँ, मतलब मैं इसको नॉर्मल मेथड बना देता हूँ ताकि मैं इसको बाहर एक्सेस कर सकूँ, मैं आपको दिखा सकूँ भाई नाम है क्या एक्चुअल में। ठीक है, तो अभी मेरा जाहिद नाम सेव हुआ हुआ, मैंने क्या बोला भाई, मेरे उस नाम को क्या कर दो, शाहिद बना दो। नेम मेरा अभी भी क्या है, अंदर प्राइवेट है। ठीक है, मैंने मेथड को पब्लिक कर दिया है, लेकिन नेम और जेंडर मेरा अभी भी प्राइवेट है। मैंने बोला जाहिद को शाहिद कर दो और ये चल गया, कोई एरर नहीं दिया। ठीक है, अब इसके पीछे क्या हो रहा है, पहले मैं P4 चलाता हूँ, P4 पे शो नेम का मेथड अप्लाई करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। तो क्या मुझे मिलने वाला है, जाहिद या शाहिद? जाहिद मिलेगा।
ठीक है, जाहिद मिला, शाहिद नहीं मिला। समझ रहे हैं? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे इससे? नाम से कॉन्सेप्ट तो मुझे पता है सिंपल ही चल रहा है। वैसे क्या हुआ, मैंने इस तरीके से उसको नाम असाइन किया, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया भाई, वो तो पुराना नाम ही लेकर आ रहा है। लेकिन अब आपका जैसा क्वेश्चन था, नहीं यार मुझे तो इसी को चेंज करना है, मुझे तो इस जाहिद को ही चेंज करना है, ठीक है। तो क्या होता है, हम इस चीज़ को अचीव करने के लिए क्लास के कोड में दो मेथड्स बनाते हैं, गेटर और सेटर। गेटर में क्या होता है, हम अपनी कोडिंग लॉजिक को लिखते हैं कि हम उस प्राइवेट डेटा को बाहर एक्सेस कर सकें, ठीक है, गेटर के अंदर। गेटर मतलब हासिल करना ना, ठीक है। तो गेटर मेथड क्या करेगा, नाम कुछ भी हो सकता है उसका, बस उसको बोला जाता है एक मतलब फंक्शनैलिटी या उसकी माइंड में कॉन्सेप्ट याद रखने के लिए कि भाई वो क्या करेगा, अंदर वो कुछ इस तरह का मेथड बनाया हुआ है कि उसके जो प्राइवेट वाले एट्रीब्यूट्स हैं उसको हम क्लास के बाहर एक्सेस कर रहे होंगे, ठीक है। गेटर ये काम करता है। सेटर क्या करेगा, अगर हम बाहर से कोई डेटा भेज रहे हैं उस मेथड के अंदर, तो क्या होगा, हमारे वो उन प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करते हुए उनकी वैल्यूज़ को चेंज कर देगा, ठीक है। तो अभी इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, टाइम बहुत कम है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पर ये क्यों चला। पहले ये चीज़ समझ लें ज़रा, ये नेम है ना, ये नेम क्यों चल गया। अब देखें होता क्या है, हाँ एग्जैक्टली, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है नेम मैंगलिंग। ये एक वर्ड होता है, अगर आप लोग जैसे पढ़ेंगे ना कंप्यूटर साइंस की डिग्री कर रहे होंगे, तो आप एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर एक टॉपिक होता है प्रॉपर नेम मैंगलिंग के नाम से। अब देखें हुआ क्या, ये जो आपको डबल अंडरस्कोर नेम है ना, इसको जल्दी से समझिएगा। ये जो डबल अंडरस्कोर नेम है, पाइथन ने पता है क्या किया, इसका नाम डबल अंडरस्कोर नेम रखा ही नहीं, समझे। जब भी हम किसी भी एट्रीब्यूट को प्राइवेट बनाते हैं तो हम उसके पीछे डबल अंडरस्कोर यूज़ कर लेते हैं, लेकिन पाइथन इसका नाम ये नहीं रखता डबल अंडरस्कोर नेम करके। वो क्या रखता है, वो इसका नाम रखता है, इसको समझिएगा ज़रा, इसका नाम रखता है वो आपकी अंडरस्कोर क्लास का नाम रखता है पहले, और डबल अंडरस्कोर एट्रीब्यूट नेम, ठीक है, क्लास का नेम और एट्रीब्यूट नेम, वो इस तरह से नाम रखता है, ठीक है। ज़रा समझा हुआ क्या होगा। अब मैंने इसको नेम रखा ना, नेम को क्या बनाया मैंने, नेम को मैंने क्या बनाया, प्राइवेट बनाया। तो किस तरह से नाम रखा होगा, सोच के बताएंगे ज़रा। अंडरस्कोर क्लास का नाम क्या है मेरी, पर्सन, तो इसने लिखा होगा यहाँ पे पर्सन, और डबल अंडरस्कोर, और फिर क्या रखा होगा इसने, हमारे उस एट्रीब्यूट का नाम रखा होगा। तो उसने इस तरह से हमारे जो प्राइवेट जो प्राइवेट वाला एट्रीब्यूट है ना, उसको इस तरह से नाम दे दिया है, समझ रहे। नॉर्मल डबल अंडरस्कोर नेम करके उसको नाम नहीं दिया। और यही चीज़ आपकी क्या कहलाती है, ये नेम चेंज कर रहा है ना, नाम हमने रखा कुछ था, नाम उसका बना के कुछ और सेव करवा रहा है। तो इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, नेम मैंगलिंग, कि उसने नेम को क्या कर दिया, मैंगल कर दिया, चेंज कर दिया, सही है। अच्छा, जेंडर भी क्या होगा फिर इस तरीके से, अंडरस्कोर पर्सन डबल अंडरस्कोर जेंडर, ठीक है। ये बात समझ आ रही है, प्रूफ करते हैं इसको। अच्छा, अभी तक मैंने क्या कहा था कि भाई उसको प्राइवेट बना दिया, बाहर एक्सेस नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन अब जो बात डिस्कस करने वाले हैं ना, वो थोड़ा सा आपको अजीब सी लगेगी, तो पहले डिस्कस करते हैं, बताता हूँ क्या रीज़न है इसका। मैं बोलता हूँ P4 डॉट, और मैंने आपको क्या बताया था अभी कि भाई अब हमें पता चल गया ना पाइथन ने उस वेरिएबल का या उस एट्रीब्यूट का नाम किस तरह रखा हुआ है। तो क्या मैं अगर उसी चीज़ को एक्सेस करूँ तो मुझे डेटा मिलेगा, नहीं मिलेगा, आपकी मर्तबा मिल जाएगा। तो मैं क्या बोलता हूँ, P4 डॉट अंडरस्कोर पर्सन, और देखें आइए ये रिकमेंड कर रहा है मुझे जेंडर और नेम। मैं नेम निकालता हूँ पहले, मैंने बोला नेम दिखाओ, ला रहा है नेम लाकर दे रहा है, नहीं दे रहा, लाकर दे रहा है ना। तो समझे बात को, असल में जिस चीज़ को हम बोल रहे होते हैं ना पाइथन के अंदर कि हमने उसको प्राइवेट बना दिया, असल में पाइथन क्या कर रहा होता है बैकएंड पे, उसको प्राइवेट एक्चुअल में नहीं बना रहा होता, जब जस्ट उसका नाम चेंज कर रहा होता है, जस्ट उसका नाम चेंज कर रहा होता है। देखें मैंने उसको सही नाम से एक्सेस किया, उसने मुझे ला के दे दिया डेटा को। तो इसीलिए ना पाइथन के अंदर ये रूल होता है कि कोई भी चीज़ परफेक्टली प्राइवेट नहीं है, याद रखिएगा। अदर लैंग्वेजेस में अगर आपने किसी चीज़ को, किसी एट्रीब्यूट को प्राइवेट बना दिया ना, तो फिर आप एडी छोटी का जोर लगा लें, आप उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते क्लास के बाहर, अंदर तो हो जाएगा। अगर आपने गेटर सेटर मेथड नहीं बनाया हुआ ना, गेटर सेटर मेथड क्लास में नहीं बनाया हुआ, कुछ भी कर लें आप क्लास के बाहर डेटा को एक्सेस ही नहीं कर सकते, सही है। लेकिन पाइथन के अंदर क्या हो रहा होता है, वो प्रॉपर प्राइवेट नहीं बनाता, जस्ट उसका नाम चेंज करता है, ठीक है। और नाम किस तरह चेंज करता है आपको बता दिया, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अब समझिएगा बात को, अगर हमने किसी एट्रीब्यूट को प्राइवेट बनाया हुआ भी है ना, तो हम इस तरीके से उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगेन प्रोफेशनली ये सही नहीं है, एथिक्स के खिलाफ है, ठीक है। मतलब एक सिंटैक्स दिया हुआ है पाइथन ने, लेकिन कभी भी इस तरीके से डेटा को एक्सेस नहीं किया जाता। हमेशा गेटर और सेटर मेथड की इम्प्लीमेंटेशन की जा रही होती क्लास के अंदर, सही है।
अगर आपने सेट करवाना है, अब लेट से अगर मैं इसको बोलता हूँ, अब जाहिद है ना, अगर मैं इसको बोलता हूँ क्या करो उसको शाहिद कर दो, तो क्या क्या ख्याल अब करेगा ये काम? अब करेगा भाई, ये अब करेगा। क्यों? चूँकि हम असल जो उसने नाम बनाया था ना उसी में डेटा को सेव करवा रहे हैं। एग्जीक्यूट कर दें ज़रा, एग्जीक्यूट किया, अब मैं बोलता हूँ अब की मरतबा मुझे ज़रा क्या करो, नेम दिखाओ, तो पर्सन और नेम, तो ज़रा देखें अब वो मुझे नाम चेंज करके ला कर दे रहा है। तो देखें मैंने गेट भी किया, डेटा को सेट भी कर दिया। ऐसे ही है ना, एट्रीब्यूट का यूज़ करते मैंने क्या किया, पहले डेटा को गेट किया था, फिर सेट भी कर दिया, सही है। लेकिन अगेन प्रोफेशनली सही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हमेशा गेटर और सेटर मेथड की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और उन्हीं से फंक्शनलिटी अचीव करवा रहे होते हैं, सही है। तो इसको यहीं पे एंड करते हैं इंशाल्लाह। अब जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम एग्रीगेशन, हाँ एग्रीगेशन डिस्कस कर रहे होंगे।